स्टोरी अपलोड बाय एसके स्टोरी। ऐसे आगे एपिसोड आते रहेंगे, इसलिए मैं चाहूँगा बने रहें। जिसको सुपर बिजनेसमैन के एपिसोड सुनने हैं और कॉमेडी टाइप से लिंक प्रोवाइडेड है, सुन सकता है। जरूरी नहीं कि हर माँ बाप अपने बच्चों के फैसले खुद लेना चाहते हो। अगर बच्चे ने अच्छा किया तो सपोर्ट करिए, और यही बात रणबीर पे लागू हो रहा था। सब खाना कंप्लीट कर हॉल आ बैठे थे, तभी रणबीर ने देखा कि सुमित्रा जी उसके सामने गुस्से में खड़ी होकर उसे ही घूर रही है। ये देख रणबीर सहम गया और थोड़ा उत्तराखंड जस के भाव लिए बोला, मोम आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? अब माफी तो मांग लिया ना मैंने। रणबीर ने सिर्फ सुमित्रा जी को गुस्से में घूरते हुए देखा था, पर वह ये नहीं देखा पाया था कि सुमित्रा जी हाथ में डंडा लिए हुए थी, जो कि उन्होंने उसे अपने पीछे छुपा रखा था। सुमित्रा जी उसे गुस्से में घूरते हुए बोली, क्या कुछ और है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? रणबीर उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो क्या बताना है, कुछ भी तो नहीं। नहीं तो मोम, कुछ भी तो नहीं। रणबीर बोला ही था कि सुमित्रा जी ने डंडे को सामने किया और उसके पीठ पे जोर मारते हुए बोलती हैं, झूठे डॉट डॉट अपनी माँ से झूठ बोलता है, तुझे शर्म नहीं आती? तू रुक इधर आ, तेरी टांगे तोड़ देनी है आज मुझे। सुमित्रा जी के मारते ही रणबीर सोफे से उठा, जल्दी से जाकर राम के पीछे छुप गया और अपनी पीठ सहलाते हुए बोला, आउच मोम, इतना जोर से कौन मरता है? डैड आप मोम को समझाए ना कि वो मुझे ना मारे। राम रणबीर को पिटता देख, वह जैसे ही सुमित्रा जी को देखते हैं तो उन्हें कुछ कहते ही नहीं बना। डर के मारे उनके भी पसीने छूटने लगे। सुमित्रा जी के घूरने से राम खुद जमीन में गड़े जा रहे थे। रणबीर ने जब राम को देखा तो वह समझ गया कि डैड से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वह खुद ही बोला, मोम मारने से पहले ये तो बता दीजिए कि मेरा कसूर क्या है? सुमित्रा जी उसे गुस्से में घूरने लगी, जैसे कर रही हो कि पहले तू मेरे सामने तो उसके बाद बताती हूँ कि तेरा कसूर क्या है। तो वही थोड़ी दूर पे बैठी अर्चना ये सब बड़े मजे से देख रही थी। वह तो बार बार रणबीर को चिढ़ा रही थी और बोल रही थी, मोम भाई को उधर से पकड़ो ना, देखो वो भाग रहे हैं। डंडे से उनके सर पे मरना, नहीं नहीं आप उन्हें पकड़ो और मुर्गा बनाना। रणबीर ये सब सुन रहा था, लेकिन उसे अभी सुमित्रा से बचना था, इसलिए उसने अभी कुछ नहीं कहा और सिर्फ अर्चना को गुस्से में घूर कर रह गया। सुमित्रा जी उसे पकड़ती तो रणबीर भाग भाग कर भाग जाता। जब सुमित्रा जी थक गई तब राम उन्हें पानी देते हुए बोले, पहले आप पानी पी लीजिए। राम ने कहा तो सुमित्रा जी उन्हें गुस्से में घूरने लगी। उन्हें अपनी तरफ घूरता देख राम खुद ही सोचने लगे कि क्या कहीं उन्होंने ये बोलकर कोई गलती तो नहीं कर दी। फिर गिलास को टेबल पे रख वह बिना कुछ बोले ही वह से जाने लगे। तभी सुमित्रा जी उन पे भड़की, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो आपका भी हिसाब करना है, चुपचाप यही बैठ जाए, नहीं तो आज आपको भी नहीं छोड़ने वाली मैं। डंडा राम के सामने किसी सम के फेन जैसे खड़ा था और उसका एक हिस्सा सुमित्रा जी के हाथ में था, जिसे देख वह चुपचाप बैठ गए। तभी रणबीर खुद का बचाव करते हुए बोलता है, मोम पहले बता तो दो आप मुझे मार क्यों रही हैं? उद्धरण चिन्ह, पहले तू मेरे सामने आ, नहीं तो मैं गार्ड को बुलाऊंगी, फिर उन्हें बोलूंगी तुझे पकड़ने के लिए। सुमित्रा जी बीच में रणबीर को बोलने से रोक खुद गुस्से में उसे बोलती हैं। रणबीर समझ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता है। अगर गार्ड ने पकड़ा तो मोम ज्यादा मारेंगी। बेटा होगा कि मैं अभी ही चला जाता हूँ। दो चार डंडे मारने के बाद कम से कम छोड़ तो देंगी। वैसे भी वह सनाया के पास जाना चाह रहा था, क्योंकि सनाया अकेली थी और रात काफी हो गया था। वह लखआते पैरों से उनके सामने आकर खड़ा हो गया। सुमित्रा जी बिना किसी भाव के उसके सामने खड़ी थी। अर्चना तो बस अपने भाई को पिटते हुए देखना चाहती थी, तो वही राम को उसके लिए बुरा लग रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकते हैं। खुद तो उनकी हिम्मत होती नहीं कि सुमित्रा जी से कुछ बोल सके, और जाएंगे रणबीर के सपोर्ट में, कहीं ऐसा ना हो कि जो डंडा रणबीर के लिए है, उस डंडे से वह खुद पीट जाए। ऐसे में एक ही उपाय सबसे बेहतर होता है, शांत, बिल्कुल शांत, कुछ ना बोलो और चुपचाप जैसे जहां है वहीं पे रहे, क्योंकि डंडे का कोई दिशा नहीं होता, कब किस पे चल जाए कौन जानता है। रणबीर को लग रहा था कि वह अब पीटने वाला है, लेकिन तभी सुमित्रा जी उसके फोन के स्क्रीन को ओपन कर उस पे फ्लैश हो रहे नाम को दिखाकर बोलती हैं, आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या कुछ है जो तुमने मुझसे नहीं बताया?
रणबीर असब्द होगा था स्क्रीन पे नाम देखकर, लेकिन अर्चना दौड़कर आ जाती हैं और बड़े ही क्यूरोसिटी के साथ स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नाम को देखने लगती हैं। उधर राम बैठे बैठे उन्हें भी बेचैनी सी छाने लगती हैं। अर्चना अपने मुंह पे हाथ रख शॉक्ड होकर बोलती हैं, मोम भाई के मोबाइल पे ये वाईफाई क्यों लिखा हुआ है? क्या भाई ने शादी कर ली? तभी सुमित्रा जी गुस्से में बोली, हाँ आपके भाई ने शादी कर ली और वो भी हमसे छुपाकर। अगर मैं फोन ना उठाती तो शायद मुझे कभी पता ही चलता कि मेरे बेटे ने शादी कर ली। रणबीर भूत बने सुन रहा था और लाचारियत से राम को देख रहा था। कम से कम अब तो डैड मेरी मदद कर दो, भला अपनी बीबी से इतना कौन डरता है? रणबीर ने आंखें दिखाया तो राम सिकबका कर उठे और खुद का जान छुड़ाते हुए शॉक्ड होकर कहने लगे, क्या रणबीर ने शादी कर ली और वो भी हम बिना बताए? रणबीर ने जैसे ही अपने पिता के बदलते भाव देखे तो वह देखता ही रह गया। अब वह सोचने लगा वह क्या करे। तभी सुमित्रा जी उसके सामने डंडा दिखाते हुए गुस्से में बोली, अब कुछ बोलेगा भी कि कौन है लड़की, किससे तूने शादी की है, कैसी मेरी बहू बनने लायक है भी या नहीं? रणबीर कुछ नहीं बोला, बेचारा क्या बोले। तभी अर्चना बोली, मोम आप ये सब छोड़िए, भाई कुछ नहीं बोलेंगे। हम ऐसा करते हैं, भाई ने जिनसे शादी की है हम उन्हें यही बुला लेते हैं। अर्चना ने कहा तो सुमित्रा जी ने हामी भर दी और रणबीर को देखते हुए बोली, आधे घंटे में वो लड़की मेरे सामने चाहिए, समझे? और तुम नहीं जाओगे, किसी और को बेचकर उसे बुलाओ, अभी के अभी। सुमित्रा जी डंडा उसके कंधे पे रख धमकी भरे लहजे में कहा तो रणबीर अपना सर जल्दी से हाँ में हिला देता है। सुमित्रा जी उसे मोबाइल देखकर फोन करने को बोलती हैं तो रणबीर समर के पास कॉल कर सारी बात बता देता है। समर रोकी के बातों को समझ वह जल्दी से सनाया को लेने निकल जाता है। रणबीर का धर सनाया कब से हॉल में चक्कर काट रही थी, उसकी भी हालात खराब थी। आखिर उसकी सासू माँ ने जे कॉल उठाया था। डरना तो लाजमी था। वह इधर उधर चक्कर काटे जा रही थी और खुद में ही बड़बड़ाए जा रही थी, क्या जरूरत थी तुझे कॉल करने की उनके पास? अब पकड़ी गई ना जाने क्या हो रहा होगा मेरे पति के साथ, कहीं उन्हें सासू माँ घर से तो नहीं निकाल दिया होगा ना? नहीं नहीं, ऐसा वो क्यों करेगी, आखिर मेरे पति उनके बेटे हैं। लेकिन सासू माँ गुस्से में थी। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर से कॉल करती हूँ। नहीं नहीं, अगर कॉल फिर उन्होंने ही उठाया तो मैं क्या जवाब दूंगी? सनाया खुद में ऐसे खाई थी कि समर कब उसके पास आकर खड़ा हो गया उसे पता ही नहीं चला। जब समर सनाया को खुद में खोया देखता है तो उनसे अंदाजा लगा लिया कि आखिर लेडी बॉस क्यों इतना बिजी हैं कि उन्हें उसके आने तक की भनक नहीं लगी। जब समर अपना गला साफ करता है, खो खो, तब जाकर सनाया को होश आता है और वह सामने देखती है जहां समर खड़ा था। उसे थोड़ी राहत मिलती है और वह चमकती हुई आंखों ने आस लिए समर को देखने लगती है। समर उसे देख समझ जाता है लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह बिना किसी भाव के बोला, आपको मेरे साथ चलना होगा अभी। समर ने कहा ही था कि सनाया झट से बोली, कहा? उद्धरण चिन्ह। तभी समर बोला, सिंघानिया मैंशन। सिंघानिया मैंशन का नाम सुनते ही सनाया चौंक गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोली, सिंघानिया मैंशन पर क्यों? जिस पर समर शांत होकर जवाब देता है, क्योंकि मैम का ऑर्डर है और हमें अभी चलना होगा। समर ने कहा तो सनाया के दिमाग में वो पल घूमने लगे जब सुमित्रा जी में कहा था कि अपने पति से बाद में मिलना, पहले अपनी सासू माँ से तो मिल लो। ये सब सोच सनाया थोड़ा डरने लगी, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि उसको सुमित्रा जी ने पहले ही अपनी बहू मान चुकी थी। और उधर सुमित्रा जी यह नहीं जानती थी कि रणबीर ने शादी सनाया से ही किया है। सनाया डरते हुए समर के साथ चल पड़ी। समर भी क्या करता, उसमें बस इतना ही कहा कि मैम बहुत ही अच्छी हैं, वो आपको कुछ नहीं करेंगी। लेकिन सनाया को समझ आए तब ना, उसे तो बस रह रहकर वो पल याद आ रहे थे जब सुमित्रा जी उस पे गुस्से में भड़की थी। उसे तो अभी से ही डर लगने लगा था। लखनऊ शहर से दूर किसी जंगल में। लखनऊ शहर से दूर जंगल के इलाके में चारों तरफ कुछ गुंडे किसी को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। चारों तरफ गार्ड्स ही गार्ड्स नजर आ रहे थे। तो वही थोड़ी दूरी पे खड़ा एक हटा कटा आदमी हाथ में गन लिए चारों तरफ देख रहा था।
उसके चेहरे पे गुस्सा साफ देखा जा सकता था। उसकी नसें तनी हुई थीं। वह चारों तरफ निगाहें किए देख ही रहा था, इतने में एक गार्ड आकर उसके सामने खड़ा हो गया। बॉस, लगता है हमारे साथ किसी ने मजाक किया है। अगर कोई होता तो वह हमें जरूर मिलता, हमारे हाथों से बचकर निकला नामुमकिन है, उस गार्ड में कहा और सामने खड़े आदमी के चेहरे को देखने लगा। वह उसके अगले ऑर्डर का वेट करने लगा, तभी सामने खड़ा आदमी बोला, लगता है तुम सच बोल रहे हो। ओके, सबको रोको और निकलने को बोलो। जो भी होगा उसे हम कल ढूंढ ही लेंगे। उस आदमी ने कहा और सामने खड़ी कार में जाकर बैठ गया। कार चल पड़ी। सारे गार्ड्स उस गाड़ी के पीछे पीछे चल पड़े। अंदर बैठा शख्स, उसने सामने लगे स्क्रीन को चालू किया और जैसे ही मैप खोलने को हुआ, तभी अपने आप ही एक वीडियो चलने लगा। इस वीडियो में एक आदमी चेहरे पे मास्क लगाए खड़ा था और उसके हाथ में एक रिमोट था। वह अजीब सी हंसी हंसते हुए बोलने लगा, इतनी जल्दी हार मान गए, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। खैर, यह हमारी आखिरी मीटिंग है। जी भर कर बातें कर लो। हा 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 हा। वह हंसने लगा। उसे हंसता देख सामने बैठा आदमी गुस्से में उस स्क्रीन को घूरने लगा। इतने में वह आदमी फिर से बोलने लगा, अप्स, मैं तो बताना भूल ही गया, ये देखो मेरे हाथ में क्या है। उसने हाथ में रखा रिमोट सामने किया और उसे नचाने लगा। चलो मैं ही बता देता हूँ। ये है रिमोट और वो भी मेरा फेवरेट है, दिखाई कैसे काम करता है, दिखाओ दिखाओ। और ऐसा बोल वह जोर जोर से हंसने लगता है और उसने हंसते हुए ही रिमोट का रेड बटन दबा दिया। उसके बटन दबाते ही एक जोरदार धमाका हुआ और कार में बैठा आदमी कार के साथ ही धमाके में झुलस कर मारा गया। कार के नीचे बम फिट किया हुआ था और कार में बैठा आदमी यह समझ पाता उससे पहले ही धमाका हुआ और कार ब्लास्ट कर गया। उधर मास्क लगाए चेयर पे बैठा आदमी पागलों की तरह हंसे जा रहा था। उसकी हंसी किसी पागल कुत्ते की जैसे था, जो इतना घिनौना था कि जानवर भी उसे देख डर से भाग जाते। हालत बदलते नजर आ रहे थे। रणबीर पहले जो सिर्फ अपने पढ़ाई लिखाई में लगा रहता था, आज वह बिजनेस को संभालने लगा था। धीरे धीरे रणबीर अब बिजनेस में और बिजनेस में आ रहे दिक्कतों को संभालने लगा था, पर कुछ ऐसा था जो आने वाले वक्त में कहर ढाने वाला था। जिस तरह राम रणबीर के लिए रास्ता बनाते जा रहे थे, रणबीर के लिए ये सब किसी बच्चे के खेल के जैसा प्रतीत हो रहा था। राम ने जितने दुश्मन अब तक बना डाले हैं, शायद आज उसी का एक तिनका आ घिरा है। खालिद जेबरकी, प्रांजल और उसका बाप रमन त्यागी, और ना जाने ऐसे कितने हैं जो आज राम और रणबीर के ऊपर घात लगाए बैठे हैं। और ये संख्या बढ़ते ही रहा है। खैर, ये बात अलग है कि रणबीर इस सबसे निपट सकता है। जब लखनऊ के एक अनजान एरिया में ब्लास्ट हुआ, तब उस धमाके की लपटें सबसे पहले आजाद के पास पहुंचा। आजाद आज के दिए रणबीर के काम को पूरा कर थका हारा बेड पे ले थोड़ा आराम करना चाह रहा था, लेकिन शायद ये दुश्मनों को रास नहीं आने वाला था। हालांकि आजाद ने अपनी पूरी एड़ी छोटी लगा दिया, पर उसे साइको के बारे में एक रद्दी भर भी सुराग हाथ ना लगा। या फिर साइको अभी रणबीर से 2 कदम आगे चल रहा था। आजाद ने अपनी आंखें बंद कर ली, सोना चाहा, पर इतने में उसका फोन बज उठा। वह इरिटेड होकर झुंझलाहट में फोन उठा लेता है और बिना देखे ही गुस्से में बोल पड़ा, कौन है? जो भी काम है कल करेंगे, गुड नाइट। आजाद ने बोला और फोन रखने को हुआ। सामने से फोन वाले ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन आजाद की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसका चेहरा काला पड़ गया। सामने वाला आदमी डरते हुए बोला, बॉस, भैरो मारा गया। उस आदमी ने जिस तरफ आजाद को ये बात बताई, उसके बातों से ऐसा लग रहा था कि किसी से डर रहा है। उसके शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। अब तक आजाद की पलकें नींद से भारी हो चली थी। यह सुनते ही उसका नींद जैसे कहीं गायब सा हो गया। उसे याद आने लगा कि उस साइको ने क्या कहा था, और अब ये साफ हो गया कि वह पागल झूठ नहीं बोल रहा था। भैरो मारा गया, इसका मतलब था बिग टेबल को एक बड़ा झटका लगना। आज जो बम ब्लास्ट में जो मरा, वह भैरो था, राम सिंघानिया के टेबल के नीचे काम कर रहे गैंग का एक लीडर। आजाद गुस्से में बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने में है, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? भैरो का मरना, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आजाद का गुस्सा उसके माथे तक आ गया था। उसे लगा शायद फोन वाला आदमी मजाक कर रहा है,
जिस आदमी ने फोन किया था वह आजाद का ही आदमी था। हर एक गैंग में हर एक का अपना आदमी होता है, और यह बात सिर्फ भेजने वाले ग्रुप के लीडर को पता होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तो आजाद के गंध में भी भैरव, मसूब और अधिराज एल्ज के आदमी होने, तो इसका एक ही जवाब है। हाँ, बेसिक होंगे, और यह बात कॉन्फिडेंशियल होता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई दूसरा गैंग किसी दूसरे गैंग पे हमला ना करे। अंडरवर्ल्ड में भरोसा कुछ नहीं होता, यहाँ सिर्फ वही राज करता है जो सबसे ताकतवर होता है। राम के बनाए इस अधर दुनिया का कोई बादशाह नहीं था, यहाँ सब प्यादे थे, यहाँ तक कि बिग टेबल भी, जो पूरे गैंग को अपने काबू में रखता है। अब तक आजाद के खबरी ने सारी बात बता डाली थी कि किस तरह भैरव को धोखे से जंगले में बुलाया गया और फिर उसे कार समेत ही बम से उड़ा दिया गया, और फिर थोड़ी ही देर में आजाद के मोबाइल में कुछ वीडियो भी सेंड किए गए जिसमें भैरव के मरने का सबूत था। आजाद को नींद नहीं आने वाला था। भैरव कोई छोटा मोटा नाम नहीं था, उसका प्रेजेंस ही सबको डराने के लिए काफी था। हालांकि अब ईगल ग्रुप का लीडर मारा गया था, तो अब उसका एक नया लीडर चुना जाएगा, लेकिन तब तक उस ग्रुप का वह मेंबर ग्रुप को लीड करेगा जिसने सबसे ज्यादा राम के दुश्मनों को मारा हो। आजाद अब ये सोच रहा था कि क्या ये बात इतनी रात को समर को बताना सही रहेगा या नहीं, क्योंकि समर राम का सेक्रेटरी था और सारे काम उससे से होकर गुजरते थे, तो जाहिर था कि आजाद डायरेक्ट समर को कॉल नहीं कर सकता था। पर इसका मतलब ये नहीं था कि भैरव के मरने का खबर समर तक ना पहुंची हो। सिंघानिया मैंशन। समर ने कार को सिंघानिया मैंसन के अंदर ले आया। सनाया बगल के सीट पे बैठी सिंघानिया मैंसन को देख रही थी। सिंघानिया मैंशन रात के अंधेरे में इतना खूबसूरत लग रहा था कि चांद भी उसे एक बार देखकर शर्मा जाए। सनाया को ऐसा लग रहा था कि आज वह किसी दूसरे दुनिया में आ गई है। उसके सोच को तब ब्रेक लगा जब समर ने कार को ब्रेक लगाया और सामने इशारा करते हुए सनाया से बोला, आपका घर आ गया लेडी बॉस, आप उतरिए, मैं कार सोम में कार को पार्क कर आता हूँ। सनाया एकदम से होश में आई। हाँ हाँ भाई, और इतना बोल सनाया कार से बाहर आ जाती हैं, तभी समर ने कार का गियर चेंज किया और सलेटर के साथ गाड़ी कार सोम एरिया में चल पड़ी। सनाया सामने बने मेन गेट को देख रही थी जो सोने की तरह चमक रहा था, और यह गेट सनाया को रणबीर के पास ले जाने वाला था। इतने में गेट पे खड़ा गार्ड सनाया को ग्रीट करते हुए बोला, वेलकम मैम, वेलकम होम, और फिर सर झुकाकर उसे अंदर जाने को बोलता है। सनाया अपने कैप्टे पैरों के साथ अंदर जान लगती हैं, और जैसे ही उसका एक पैर गेट के अंदर आने वाला था, उतने में एक लेडी बोल पड़ी, वही रुक जाओ। ये संत ही सनाया जल्दी से अपने पैर पीछे खींच लेती हैं और सामने देखने लगी। सामने से एक लेडी चलते हुए आ रही थी और उसके पीछे एक खूबसूरत सी लड़की भी साथ में चली आ रही थी। सनाया उन दोनों को गौर से देखने लगी, और जैसे ही उसे कुछ याद आया तो वह एकदम से चौंक गई। उसे याद आ गया कि ये दोनों वही जो कुछ महीने पहले उसके घर किसी एनजीओ के डोनेशन के लिए आई थी। वह खुद में खोई थी कि तभी उसके सामने दोनों आ खड़ी हुई और दोनों सनाया को प्यार से देखने लगी। ये दोनों और कोई नहीं बल्कि सुनित्रा जी और अर्चना ही थी। अर्चना जो कब से खुद को रोके रखा था, अब उससे सब्र नहीं हुआ और वह दौड़कर सनाया के गले से गई, भाभी, आई लव यू सो मच, वेलकम होम भाभी। अर्चना की खुशी दुगनी हो गई थी सनाया को सामने देखकर, और सामने सुमित्रा जी की आंखों से आंसू आ गए थे। आज उनका परिवार पूरा हो गया था। सनाया तो बस भूत बने दोनों को देख रही थी, और अब उसे उस दिन की सारी बातें याद आने लगी थी। इतने में सुमित्रा जी ने द्वार पर चावल से भरा एक लोटा रख दिया और मुस्कुराकर सनाया को दाहिने पैर से गिराकर अंदर आने को बोल देती हैं। वही कुछ दूरी पे खड़े राम और रणबीर दोनों इस नज़ारे को देख रहे थे, और उन्हें ये देखकर आश्चर्य हो रहा था कि क्या सुमित्रा जी का गुस्सा सिर्फ उन दोनों के लिए ही थे, और फिर दोनों एक दूसरे का शक्ल देखकर अपना सर हिला देते हैं। सनाया अपने दाहिने पैर से चावल को गिरा देती हैं और अंदर आ जाती हैं। अंदर आते ही उसके ऊपर फूलों की बारिश होने लगी थी, जो सुमित्रा जी और अर्चना ने मिलकर कुछ ही देर में सेट कर दिया था। सनाया के चेहरा खिल उठा था। अंदर आते ही सनाया चारों तरफ देखने लगी। अंदर से घर इतना बड़ा था कि एक पूरा क्रिकेट मैदान बन सकता है। हॉल मनो जैसे 20 कमरे को मिलाकर बनाया गया हो।
अब तक रणबीर भी सनाया के साथ आकर खड़ा हो गया था, भला कैसे अपनी बीवी को अकेला छोड़ सकता है, तो वही राम भी सुमित्रा जी के साथ खड़े हो गए थे। रणबीर और सनाया झुककर पहले तो दोनों का आशीर्वाद लेते हैं, फिर सनाया के खूबसूरती की बलाई लेकर उसके गाल चुकर रणबीर को गुस्से में घूरते हुए बोली, इतनी खूबसूरत बहू को तूने मुझसे छुपा कर रखा था। और फिर अर्चना के हाथ से वो डंडा लेकर उसे दिखाते हुए बोली, अब बोल दूं तुझे आशीर्वाद। रणबीर ने जल्दी से अपने कान पकड़ लिए। आई एम सॉरी मोम, डैड ने बोला था ये सब करने को, मैं तो उसी दिन आपके पास आने वाला था। रणबीर ने अपना पलड़ा झाड़ लिया और सारा इल्जाम राम के ऊपर लगा दिया। रणबीर के कसते ही सुमित्रा जी राम को गुस्से में घूरने लगी और उसे अपनी गहरी काली आंखों से देख बोली, आप जरा चलो तो फिर मैं बताती हूँ। सब झूठे हैं। बाप के साथ साथ बेटा भी झूठ बोलने लगा है। मैंने पहले ही कहा था कि इन दोनों को एक साथ ना रहने दिया जाए, लेकिन मेरी सुनता कौन है। राम का चेहरा उतर गया, क्योंकि सुमित्रा जी सनाया के सामने उन्हें डांट रही थी। इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन आज अपनी बीवी से डांट खा रहा था। ये सब देख सनाया भी एक पल के लिए हंस पड़ी थी, फिर अपने चेहरे पे वही वाले भाव लेकर सामने देखने लगी। रात के 10 बजने को था, इसलिए ज्यादा बात ना करते हुए सुमित्रा जी ने कहा, बेटा उस दिन के लिए मुझे माफ कर देना। विस्मयादिबोधक चिन्ह, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं एक एनजीओ चलती हूँ, वो तो मेरी इस नालायक ने करने को बोला था, क्योंकि हम अपनी सच्चाई तुम्हें नहीं बता सकते थे कि हम रणबीर के पेरेंट्स हैं। सुमित्रा जी के चेहरे पे उस दिन को लेकर थोड़ा शर्म तो था, पर खुशी भी थी कि अब सच में सनाया उनकी बहू है, यानी अब उनकी दो बेटियां हैं। पूर्ण विराम। सनाया अभी भी यह सोच रही थी कि सुमित्रा जी को क्या बुलाए, क्योंकि सनाया की माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और उसने आज तक किसी को माँ कासकर नहीं बुलाया था, ऐसे में कैसे वह कह पाती। सुमित्रा जी उसके आंखों में पनप रहे उस दर्द को भाप लिया था, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि सनाया बिन माँ की बेटी हैं। इसलिए वह मुस्कुरा उसके गाल को चुलेती हैं, बेटा तुम मुझे माँ बुला सकती हो, आज से मैं तुम्हारी माँ। ये कहते हुए उनके चेहरे पे वही प्यार था जो वह अर्चना के साथ होने पर दिखाती थी। उनके इतना कहने भर से सनाया के आंखों से आंसू आने लगे, जिसे देख सुमित्रा जी उसे जल्दी से गले लगा लेती हैं और उसकी पीठ थपथपाने लगी। थोड़ी देर सिसकने के बाद सनाया शांत हुई और सुमित्रा जी को देखते हुए बोलने की कोशिश करने लगी, मामा माँ। वह बहुत मुश्किल से माँ बोल पाई थी, पर अब उसे एक माँ भी मिल गई थी। सुमित्रा जी ने घर प्रवेश के जितने भी रस्में थे वो सब उन्होंने खुशी खुशी किया। फिर ज्यादा रात हो जाने पर उन्होंने बाकी काम कल के ऊपर छोड़ सबको सोने जान बोल दिया। अर्चना तो जाना ही नहीं चाहती थी, पर सुमित्रा जी के गुस्सा होने पर एक बार फिर सनाया से गले मिलकर सोने चली थी। अबो रणबीर के पनिशमेंट खत्म नहीं हुए थे, अभी तो बहुत सारे पनिशमेंट उसे मिलने बाकी थे, जो कल सुबह मिलने वाले थे। रणबीर सनाया का हाथ पकड़ उसे अपने कमरे में ले जाने लगा। सुमित्रा जी उसे जाता देख राम के कंधे पे अपना रख देती हैं। उन्हें उन दोनों को देखकर जो खुशी मिल रही थी उसे बता पाना मुश्किल था। थोड़ी ही देर में रणबीर अपने कमरे में आ जाता है। कई दिनों से रणबीर खुद उस कमरे में नहीं आया था, तो उसे भी कमरा कुछ बदला बदला सा लग रहा था। अंदर का सब कुछ चेंज किया गया था। सुमित्रा जी ने पहले से ही रणबीर का कमरा तैयार करवा दिया था और यह काम उन्होंने तब किया था जब वह सनाया से उसके घर मिलने गई थी। वहां से आने के बाद उन्होंने सब कुछ सनाया और रणबीर के हिसाब से बनवा दिया था। शायद उन्हें आज ही के दिन का इंतजार था। रणबीर और सनाया जैसे ही घर में आए तो सनाया चारों तरफ देखती ही रह गई। वह रूम खुद में ही एक महल जैसा था, बड़ा सा बेडरूम जिसपे 6 से 7 लोग तो आराम से आ जाते। स्टडी रूम, चेंजिंग रूम से लेकर वॉशरूम तक और सब कुछ था। यहाँ तक कि उसमें एक छोटा सा लाइब्रेरी भी था। सनाया को बचपन से ही किताबें पढ़ना पसंद था। सनाया के लिए ये सब सपने के जैसा था। उसके आंखों में जो खुशी थी उसे उसके लिए बयां कर पाना किसी समुद्र के अंदर से एक लोटा पानी निकालने के बराबर था। सनाया कमरे को चारों तरफ से देखकर निहार रही थी। उसे कमरे का हर एक कोना उसके पसंद के रंगों और इंटीरियर डिजाइन से बना हुआ था। वह कमरे को देख खुद में जैसे खो गई थी। इतने में रणबीर उसे पीछे से उसके कमर को अपने सख्त और मजबूत हाथों से लपेट लेता है और उसके कंधे पे अपने चिन्ह को रख
प्यार से बोल, वाईफाई कैसा लगा, कमरा, तुम्हें पसंद आया? रणबीर के कहने पर सनाया खुद में खोए हुए ही कहती हैं, बहुत अच्छा। और फिर चारों तरफ जाकर देखने लगती हैं, अंदर का बना हर एक कमरा वह देखने लगे। कभी स्टडी रूम में जाती तो कभी छोटे से बने लाइब्रेरी रूम में, जहां उसके पसंद के सारी किताबें और नोवेल्स रखा हुआ था। उसकी आंखों में चमक आ गई थी। तभी रणबीर उसे इधर उधर भागता देख उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने गोद में उठा लेता है। रणबीर ने ये काम इतनी जल्दी में किया था कि सनाया संभल नहीं आए और चौंक कर रणबीर को देखने लगती हैं। सनाया का ऐसे देखना रणबीर को खुद से कंट्रोल खोने पे बेबस कर रहा था और वह सनाया की तरफ देख मुस्कुरा कर एक आंख मार देता है। रणबीर के फ्लर्टी अंदाज से सनाया शर्म से पानी पानी हो गई और अपने चेहरे को रणबीर के सीने में छुपा लेती हैं। रणबीर के साथ होने और उसके इतने करीब आ जाने से सनाया ये भूल ही गई कि वह रणबीर से गुस्सा है और उसे रणबीर से बहुत सारे सवाल भी करने हैं। रणबीर सोमसा इस बेड पे ले जाकर सनाया को उस पे सुला देता है। सनाया जो शर्म से बेड में ही धसी जा रही थी तो वही रणबीर को उसे इतना शर्माते देख उससे रहा नहीं जा रहा था। रणबीर सनाया के ऐसे शर्माने से रणबीर का पूरा बॉडी गर्म होने लगा था। तभी वह जल्दी से सनाया के ऊपर आ जाता है और उसके चेहरे को देख अपने हाथों से उसके दोनों गालों को छूता है, फिर उसके होठों पे अपने हाथ चलाने लगता है। पूर्ण विराम। रणबीर के हर एक स्टेप से सनाया की बॉडी में जैसे करंट दौड़ने लगा था। रणबीर धीरे से उसके होठ छूता है और फिर बेहद सॉफ्ट तरीके से उसे किस करने लगता है। रणबीर के किस करने से सनाया खुद से कंट्रोल खोते जा रही थी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे में खोने लगे थे। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े नीचे फर्श पे पड़े थे और दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। रणबीर सनाया को अपना बना लेना चाहता था तो वही सनाया रणबीर को खुद को सौंप चुकी थी। पूरी रात दोनों एक दूसरे को परेशान करते रहे और फिर दोनों थक हार कर एक दूसरे में लिपट कर सो गए। एट मॉर्निंग रणबीर चैन की नींद सो रहा था तो वही बाहर समर और आजाद दोनों परेशान थे। दोनों का चेहरा गुस्से में लाल था, जो परेशानी के साथ साथ और भी भयानक होता जा रहा था। जब समर रात को कार को सोम एरिया पे पार्क करने गया था तभी उसके फोन पे भैरव के मरने का सारा इन्फॉर्मेशन आ चुका था और समर पूरी रात ईगल ग्रुप को संभालने में लगा था, क्योंकि भैरव के मरने के बाद ईगल ग्रुप पूरा बिखर गया था और ईगल ग्रुप के सारे लोग खुद ग्रुप के लीडर बनने के लिए आपस में लड़ने लगे थे। और इस ग्रुप की लड़ाई में अब तक 3 लोग मारे भी जा चुके थे। समर और आजाद पूरी रात मिलकर ईगल ग्रुप को स्टेबल करने में लगे रहे, क्योंकि अगर उसे सुबह होने से पहले ठीक नहीं किया जाता तो सुबह पूरा लखनऊ शहर दंगे के चपेट में आ जाता। और इस तरह राम सिंघानिया की इमेज खराब होती, वह अलग और कितने मासूम लोग मारे जाते, साथ साथ जो नुकसान होता उसके लिए सारी जिम्मेदारी टेबल को लेनी पड़ती। और इस तरह देखा जाए तो बिग टेबल भी राम सिंघानिया का ही हिस्सा था, तो नुकसान भी उन्हें ही झेलना पड़ता। सुबह होते ही दोनों सिंघानिया मैंशन आ पहुंचे थे, क्योंकि उन्हें रणबीर से ये सारी बातें क्लियर करनी थी। अभी रणबीर ही था जो उस साइको को पकड़ सकता था। लेकिन जब वह मैंसन आए तो उन्हें पता चला रणबीर अभी तक सो रहा है, इसलिए उन्हें ना चाहते हुए भी रणबीर का इंतजार करना पड़ा। सुबह होते ही सबसे पहले सुमित्रा जी उठ जाती थी, क्योंकि मैंसन का रूल था जब तक अंदर से कोई बाहर वाले को आने का ऑर्डर ना दे दे तब तक गार्ड किसी को भी अंदर नहीं आने देते हैं, चाहे वह समर ही क्यों ना हो, और यह बात समर अच्छे से जानता था। दोनों आकर हॉल में बैठे ही थे, इतने में राम सीढ़ियों से चलते हुए हॉल में आ गए थे और उनके सामने वाले सोम सोफे पे बैठ गए। उस हॉल में एक ही सोम साइज का सोफे था, जिसपे सिर्फ राम सिंघानिया ही बैठते थे। उस सोफे को सिंघाहन की तरह बनाया गया था। राम, समर और आजाद दोनों के चेहरे को देख रहे थे, जिस पर परेशानी के भाव साफ साफ दिख रहे थे। राम उनके चेहरे के परेशानी को भांपकर सख्त लहजे में पूछते हैं, क्या कोई परेशानी है? राम के शब्दों में एक अलग ही रोवाब था, जो हमेशा उनके चेहरे पे बना रहता था। समर जानता था कि अगर उसके बताने से पहले किसी और से राम सिंघानिया को पता चला तो वह समर को मार ही डालेंगे, क्योंकि समर राम का सेक्रेटरी था और उसका ये फर्ज भी था कि वह सारी बातें राम को बताए। समर डरते हुए जल्दी से एक सांस में बोल जाता है, बॉस, वो भैरव मारा। राम पहले तो उन दोनों के चेहरे को देखते हैं और फिर सवालिया नजरों से उन्हें देखते हुए बोले, कौन भैरव? किस भैरव की बात कर रहे हो तुम लोग?
राम ने कहा तो समर और आजाद राम के चेहरे को गौर से देखने लगे। क्या राम को भैरव के बारे में कुछ भी नहीं पता? ये थोड़ा उन दोनों के लिए शौसोम था, क्योंकि राम सिंघानिया किसी को भूलते नहीं थे, पर फिर भी भैरव के बारे में उन्हें पता ना होना, ये कैसे हो सकता है? भैरव तो टेबल का एक अहम हिस्सा भी हैं। समर ने अपने सारे सवालों को झटका और शांत होकर बोला, बॉस। टेबल का मेंबर था भैरव, ईगल ग्रुप का लीडर। राम शांति से उन दोनों की बातें सुन रहे थे, और जब समर ने टेबल की बात कही तब उन्हें भैरव के बारे में याद आ गया, क्योंकि भैरव वही था जो अकेला ही राम सिंघानिया से लड़के के लिए तैयार हो गया था। जब भैरव बिहार से लखनऊ आया था तब उसे राम सिंघानिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और जाने अनजाने में वह राम से उलझ गया था। राम तो उसे मरवा ही डालते, लेकिन राम उसके उलझ जाकर उसको अपने लिए काम करने को बोल दिए थे, और तब से आज तक भैरव राम के लिए काम करता रहा था। राम को जब भैरव के बारे में सब याद आ गया था, उनका गुस्सा बढ़ने लगा। समर और आजाद उनके गुस्से को देख अंदर तक कांप गए थे। इसीलिए वह दोनों पहले रणबीर से मिलना चाह रहे थे, ताकि इस मामले को शॉर्ट आउट किया जा सके, लेकिन उनके बीच में राम सिंघानिया आगे गए थे, और समर को ना चाहते हुए भी सब बताना पड़ा था। रणबीर का रूम। रणबीर बेड पे सोया था और उसके ऊपर सनाया उससे चिपक कर सो रही थी। दोनों रात के थकान को मिटा रहे थे, लेकिन रणबीर ने सनाया को कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया था। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, चाकू कद्दू पे गिरे या कद्दू चाकू पर, काटना तो कद्दू को ही है। और इससे आगे मुझे बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सब समझदार हैं। जब सूरज की रोशनी बालकनी से होकर रणबीर और सनाया के चेहरे पे पड़ी तो रणबीर धीरे से अपनी आंखें खोलता है, लेकिन सनाया धूप के पड़ने से थोड़ा परेशान हो गई और रणबीर के सीने में अपना चेहरा छुपाकर फिर से सो जाती हैं। रणबीर अब तक उठ चुका था, तो वह अपनी प्यारी विफाई की हरकतें देख रहा था। वह मुस्कुरा उठा। 8 बज गए थे, तो उसे कंपनी में जाना था, और सनाया तो घर पर ही रहने वाली थी। और अब ऊपर से सुमित्रा जी और अर्चना भी हैं, तो अब उसको सनाया की चिंता करने की कोई जरूरत भी नहीं है। वह धीरे से सनाया को बगल में लेता है और बेडशीट से कवर कर देता है, क्योंकि सनाया के बॉडी पे कपड़े थे ही नहीं, उसे तो रणबीर ने रात में ही उतार कर फर्श पर फेंक डाला था। सनाया कसमा कर बेडशीट में अपना पूरा चेहरा गुस्सा लेती हैं। रणबीर ये देखकर मुस्कुरा देता है और फिर तैयार होने चला जाता है। कुछ देर तैयार होने के बाद वह अंदर आता है तो सनाया अभी भी सो रही थी। रणबीर उसके पास जाता है और बेडशीट से उसका चेहरा बाहर कर उसके माथे पे किस करता है। रणबीर के ऐसे किस करने से सनाया अपनी आंखें मीचते हुए उठ जाती हैं, और जैसे ही उसकी आंखें खुली तो उसके सामने रणबीर का चेहरा आ जाता है। विफाई, अब उठ भी जाओ, देखो 9 बज गए हैं। आज तुम्हारा पहला दिन है, चलो अब तैयार हो जाओ और नीचे डाइनिंग टेबल पे आ जाओ। सनाया मुस्कुरा रही थी और रणबीर उसे देख रहा था। रणबीर एक बार फिर से सनाया के फोरहेड पे किस करता है और वहां से बाहर चला जाता है। सनाया अभी भी रणबीर के छुबन से शॉक में थे। अब रणबीर का उसको छूना उसे बेचैन कर देता था। उसके पेट में जैसे तितलियां उड़ने लगती थी और दिल तेजी से धड़कने लगता था। रणबीर के हर एक छुबन को खुद में समेटे वह बाथरूम में चली जाती हैं। रणबीर मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से उतर रहा था, लेकिन उसने जैसे ही सामने देखा तो उसे माहौल में गर्मी आने जैसे एहसास हुआ। राम जो सोफे पे बैठे थे उनका चेहरा गुस्से में लाल था, मुट्ठी कसी हुई थी और बगल में बैठा समर और आजाद उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। रणबीर माहौल को भांपते हुए बिना कुछ बोले समर के बगल वाले सोफे पे बैठा गया। जब समर और आजाद को एहसास हुआ कि रणबीर आकर उनके बगल में बैठ गया है, तब जाकर उनके जन में कुछ जान आया, क्योंकि कब से वे दोनों राम के गुस्से को झेल रहे थे। रणबीर के बैठते ही समर सारी बात रणबीर को बताने लगता है। रणबीर सारी बातें सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव एक बार भी नहीं बदले, और ये देख राम को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि रणबीर तो अच्छे से भैरव के बारे में जानता था, फिर भी उसे भैरव के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ा। राम जो कब से ये सब सुन रहे थे, वे एकदम से थोड़ा गुस्से में रणबीर से बोले, रणबीर, क्या तुम्हें भैरव के मरने से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा? रणबीर शांत था, वह कुछ नहीं बोला। रणबीर को इतना शांत देख समर और आजाद को डर लगने लगा था, क्योंकि राम जिस तरह अपना गुस्सा दिखा देते थे, रणबीर उनसे बिल्कुल उलट था। समर और आजाद रणबीर के साथ मिलकर कई दिनों से काम कर रहे थे,
लेकिन एक बार भी रणबीर को गुस्से में नहीं देखा था। रणबीर का चेहरा एकदम शांत था, किसी समुद्र में तूफान आने से पहले वाली संती की तरह। और फिर रणबीर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, नहीं डैड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रॉकी के इतना बोलते ही राम उसे अपनी काली गुस्से से भरी आंखों से देख घूरने लगे। रणबीर ने कहा, नहीं डैड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस वक्त रणबीर का चेहरा बिल्कुल शांत था, ऐसा लग रहा था कि उसे भैरव के मरने का बिल्कुल रत्ती भर भी मलाल ना हो। लेकिन राम के साथ साथ समर और आजाद सब रणबीर के बिहेवियर से चौंक जरूर गए। जहां राम सुनते ही बखौला उठे थे और समर और आजाद पूरी रात मामले को संभालने में लगे रहे, उनकी मेहनत का तो कोई मोल ही ना रहा रणबीर के सामने। उसका इतना शांत रहना सबको खलने लगा था। पर उन्हें क्या पता था कि रणबीर को भी फर्क पड़ा है, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया था और उसने खुद को शांत रखा। जब कोई शांत रहे, बड़ी से बड़ी मुश्किलों को संधि से झेलने लगे, तो समझ लेना कि अब उसे ऊंचाइयों को छूने से कोई नहीं रोक सकता। राम का इतना बड़ा बिजनेस और अंडरवर्ल्ड, जिसका सिर्फ एक टुकड़ा था भैरव। हाँ, ये बात अलग था कि भैरव एक जाने माने गैंग का लीडर था, लेकिन टेबल के पास ऐसे कई बड़े बड़े गैंग थे, और उस गैंग का लीडर भी जो भैरव के जैसे ही वफादार और निडर थे। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आजाद खुद था। जहां एक और राम के साथ साथ समर और आजाद ये सोचने में लगे थे कि उनका एक अहम साथी और गैंग का लीडर मारा गया, तो वही रणबीर ये सोच रहा था कि उसके पास अभी भी कई सारे गैंग मौजूद हैं, जो उसके एक इशारे पे पूरा देश हिला सकते हैं। नॉर्मल टोन, डैड, मुझे इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भैरव के जैसे हमारे पास कितने आदमी हैं, और आप तो ये जानते ही थे कि हो ना हो ये दिन आने ही वाला है। उस वीडियो को भूल गए आप, जिसमें उस साइको ने आपको चैलेंज किया था? रणबीर कहते हुए सबके चेहरे को देख रहा था। उसके लिए ये सब कहना जितना आसान था, उतना ही मुश्किल सामने बैठे तीनों का सुनना। लेकिन भैरव हमारा अपना आदमी था, और खास भी। समर ने रणबीर के आंखों में देख सवाल किया। शायद रणबीर के जवाब से समर खुश नहीं था। उसे लगने लगा था कि उसका पूरी रात मेहनत करना व्यर्थ चला गया। आपको ये किसने कहा कि भैरव हमारे लिए खास था? क्या इसका मतलब आप अंडरवर्ल्ड के रूल्स को भूल गए? जहां आपने कुछ ही दिनों में इतना कुछ सीख लिया, वही आप भूलते जा रहे हैं। रणबीर ने एक लंबी और गहरी सांस ली। आया फिर कहता है, अगर आपको सबके मरने से फर्क पड़ने लगा तो मुझे अफसोस हो रहा है, ये कहते हुए कि आप अब अंडरवर्ल्ड के चिंतक बने रहने के काबिल नहीं है। रणबीर सोच समझकर बोला, और यह बात समर के सीधे दिल पे जा लगी। इसका मतलब मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए? समर ने कहा। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा कि आपको किसी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए? याद रखिए समर भाई, सीढ़ियों को चढ़ते वक्त पिछली सीढ़ी कोई नहीं गिनता। उन्हें सिर्फ सबसे ऊपरी सीढ़ी से मतलब होता है। लेकिन नींव तो पहला सीढ़ी से ही बनता ही ना। और रही बात ये कि किससे फर्क पड़ना चाहिए, तो आप ये बताए। जब मुझे किडनैप किया गया था तब आपने सबसे पहले क्या किया था? रणबीर इतना बोलने के बाद एक सवाल समर के चुद दिया। समर सोच में पड़ा था। तो वही राम रणबीर के बातों को सुन रहे थे। उन्हें रणबीर में बदलाव नजर आने लगा जो वह चाहते थे, और अब उन्हें ये सब सोचकर खुशी होने लगी थी। राम सोच में ही थे कि तभी समर रणबीर के सवाल का उत्तर देता है। मैंने सबसे पहले तुम्हें ढूंढा था, और जब तक तुम मिल नहीं गए मैं तुम्हें ढूंढता ही रहा। रणबीर मुस्कुरा और फिर से एक सवाल किया। तो कल रात जब आपको भैरव के मरने का पता चला तब आपने सबसे पहले क्या किया? रणबीर ने सवाल किया तो समर कुछ सोच उसका जवाब देने लगा। मैंने सबसे पहले गैंग को स्टेबल किया ताकि आज सुबह कोई दंगा न हो, और यह करा जरूरी था। रणबीर फिर मुस्कुराया और बोला, तो आप पहले भैरव के पास क्यों नहीं गए? हो सकता था कि वह जिंदा हो और आप उसे बचा लेते। रणबीर ने ये कहा तो समर सोच में पड़ गया और अब उससे कुछ बोलते नहीं बन पा रहा था। समर अब समझ गया था कि भैरव के मरने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि यह बात बुरी है, लेकिन यही सत्य है, और सत्य को कि झूठला नहीं सकता। भैरव राम सिंघानिया के बिजनेस का सिर्फ एक सीडी है, या था, जो अब उनके बीच नहीं रहा। आजाद ने तो कुछ नहीं कहजा, और राम आज रणबीर के बातों को ही सुनना चाहते थे। उन्हें देखना था कि अब आगे रणबीर क्या कहेगा और कौन सा स्टेप लेना। समर ने अपनी गलती मान ली और फिर रणबीर से बोला, तो हमें आगे क्या करना चाहिए? समर ने कहा। तभी रणबीर बोला,
अब हमें फर्क पड़ना चाहिए। समर ने जिस तरह सवाल किया, रणबीर उसे कुछ और बोला। तीनों सोचने लगे कि अभी तो रणबीर बोल रहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और अब बोल रहा है कि हमें फर्क पड़ना चाहिए। कंफ्यूज्ड, मतलब मैं समझा नहीं। समर अनभिज्ञता से पूछा, क्योंकि अब रणबीर के बातें उसके सर के ऊपर से होकर जा रही थी। रणबीर अभी भी शांत था और फिर उसने अपने डैड को फिर समर को देखने लगा। पहले इसलिए फर्क नहीं पड़ा क्योंकि भैरव अचानक मारा था और हमसे से की भी नहीं जानता था कि भैरव मर भी सकता है। लेकिन अब भैरव ने मरकर ये साबित कर दिया कि साइको ने जो कहा था वह सच था। और अगर मैं सही हूं तो अगला नंबर मसूब का होगा। और यह बात हमें पता है, साइको का अगला निशाना मसूब है और वह ऐसा कर सकता है। तो अब हमें फर्क पड़ना चाहिए। हमें उस साइको को जल्द से जल्द ढूंढना होगा और फिर मार देंगे। तीनों के दिमाग में ये घूमना लगा कि अब अगले नंबर मसूब का होगा। इसका मतलब रणबीर ने अभी अभी जो कहा वह सब सच है। आजाद ये सब सोच उससे रहा नहीं गया और वह शॉक्ड होकर बोला, तो हम साइको को कैसे पके? आजाद जैसे कहा तैसे ही रणबीर बोला, पहले आप भैरव के लाश को रिसीव कीजिए और उसे हिंदू धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार कीजिए। रणबीर ने कहा, तो आजाद ने अपना सर हिलाकर हामी भर दी। तभी रणबीर फिर से बोला, आपको उस जंगले के आसपास के सीसीटीवी कैमरे की जानकारी इकट्ठी करनी है। और हाँ समर भाई, रणबीर बोला तो समर उसकी तरफ देखने लगा। हन समर उसकी तरफ देखा तो रणबीर बोला, आप जरा कंपनी का फाइल खंगालिए और पता कीजिए कि मेरे डैड के बिजनेस में आने के बाद कितनों ने अपने अपने बिजनेस से हाथ धोया था। हो ना हो उन्हीं में से किसी एक का फुदकता कीड़ा होगा जिसे मरने का सुख चढ़ा है। रणबीर के कहते ही समर समझ गया कि अब उसे क्या करना है और दोनों वहां से अपने अपने काम पे निकल गए। आजाद को भैरव के लाश का अंतिम संस्कार करना था और सीसीटीवी कैमरे की जानकारी भी निकालना था। इधर समर को राम के बिजनेस में आने के बाद की जानकारी निकालना था। अब राम और रणबीर ही बचे थे। तभी राम रणबीर से एक सवाल करता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उस साइको का मुझसे कोई संबंध होगा? रणबीर बिना किसी भाव के जवाब देता है, नॉर्मल टोन, क्योंकि डैड अगर ऐसा नहीं होता तो वह आपको कभी चैलेंज करना था ही नहीं, और उसे तो आपके साथ साथ आपके पूरे बिजनेस को ही खत्म करना है, या वह साइको कर देना चाहता है। जबकि उसे पता है कि राम सिंघानिया से उलझने का क्या अंजाम हो सकता है। राम सुनकर रणबीर को ऐसे देखने लगे जैसे कह रहे हो कि अब उन्हें जायद मेहनत करने की जरूरत नहीं, अब रणबीर खुद सब कुछ संभाल लेगा, अब तो उनके मजे करने के दिन आ गए। हालांकि अभी रणबीर को बिजनेस संभालने में 2.2 साल लगने वाले थे और यह फासला बहुत लंबा था। 2 साल और 3 महीने एक लंबा सफर है जो रणबीर को तय करना था, लेकिन अब उसे ना चाहते हुए भी कंपनी के कामों में इन्वॉल्व होना पड़ रहा था। थोड़ी देर बातें करने के बाद रणबीर उठकर कमरे की तरफ जाने लगा। राम ये देखकर मुस्कुरा दिए, क्योंकि उसमें और राम में कोई अंतर ही नहीं था। जिस तरह राम बिजनेस को घर से बाहर ही छोड़कर आते थे, रणबीर भी वैसा ही करता था, यानी रणबीर के अंदर राम के अक्ष दिखते थे। बात ये था कि रणबीर को कॉलेज के लिए निकलना था, लेकिन रणबीर अपने विफाई से मिले कैसे जा सकता था। कुछ ही देर में वह अपने कमरे में आ गया और तभी उसे सानाया आईने के सामने बैठी नजर आ जाती है। सानाया तैयार ही रही थी। आज उसने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जो उसे और ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। रणबीर उसे देखता ही रह गया। आज उसे सनाया और भी ज्यादा खूबसूरत और प्यारी नजर आ रही थी। वह देख ही रहा था, तभी उसकी नजर सनाया के मांग पे चला जाता है, जहां अभी सिंदूर लगने ही वाला था। सनाया अपना मांग भर पाती, इससे ओके ही रणबीर आ गया और उसके हाथ से सिंदूर की डिब्बियां ले लिया। सनाया उसे ऐसा करते देखते ही रह गई। आप क्या कर रहे हैं? दीजिए मुझे, मैं लेट हो रही हूँ। सनाया झुंझला कर बोली। वह वैसे भी लेट हो रही थी और ऊपर से रणबीर ने उसे रोक दिया। वही अपने हाथ आगे बढ़ाकर रणबीर से सिंदूर की डिब्बियां लेने को हुई, उससे पहले ही रोनी ने उसे रोक दिया और खुद ही आईने के सामने आकर सनाया की मांग भर दिया। रणबीर के ऐसा करते ही सनाया के आंखें एकाएक ही बंद हो गए। तभी रणबीर मुस्कुराकर बोला, विफाई अपनी आंखें खोलो और सामने आईने में देखो।
और रणबीर ने जैसे ही कहा तो सनाया अपनी आंखें धीरे से खोल आईने में देखती हैं, तो उसकी मांग में सिंदूर था, जो रणबीर ने खुद भरा था। सनाया की खूबसूरती अब और निखर कर आ रही थी। रणबीर का तो मन उसे किस करने का हो रहा था, तभी उसने सनाया को गोद में उठा लिया और उसे बेड पे ले जाने लगा। सनाया तो रणबीर के ऐसे अचानक ही उठा लेने से चुन गई थी। आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। सनाया शर्मा गई थी रणबीर के ऐसा करने से। रणबीर उसके बातों पे ध्यान दिए बिना बेड पे ले गया और उसे बिस्तर पे लेटा, खुद उसके ऊपर आ गया। अब सनाया रणबीर के नीचे थी और रणबीर उसके ऊपर। सनाया का दिल धकने लगा था, उसके गाल लाल होने लगे थी। तभी रणबीर उसके गालों को बारी बारी से चूम लिया और फिर उसके गुलाबी होठों की तरफ बढ़ने लगा। सनाया के पतले होठ रणबीर को और ज्यादा पागल बना रहे थे और वह उसे होठों को चूमने लगा। धीरे धीरे किस डीप होने लगी। रणबीर सनाया के नर्म होठों को खा जाना चाहता था। सनाया की आंखें बंद थी और अब वह भी रणबीर का साथ देने लगी थी। दोनों एक दूसरे में खोसे गए थे, तभी अचानक से दरवाजा खुला। भाभी आप कह अर्चना कमरा बिना नॉक किए ही अंदर आ गई और जब रणबीर और सनाया को बेड पे देख, तो उसके आगे के शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए। अर्चना जल्दी से नजरें फेर लेती हैं। अर्चना के अचानक ऐसे बिना नॉक किए कमरे में आ जाने से रणबीर और सनाया दोनों चौंक गए थे और ऊपर से सनाया को जो एम्बेरेसमेंट फील हो रहा था वो अलग। सनाया शर्म से बिस्तर में ही गड़ी जा रही थी और ऊपर से रणबीर उसे अभी अभी वैसे ही पकड़ा था, जैसे पहले वह पके हुए किस कर रहा था। अर्चना जो अब अपनी नजरें फेर रखी थी, वह अपने चेहरे को दोनों हाथों से धक्के हुए ही बोली, आप लोग कंटिन्यू रखो, मैं जा रही हूँ, और भाभी जब आपका काम खत्म हो जाए तब नीचे आ जाना, माँ बुला रही थी। और इतना बोल अर्चना वहां से 9-2-11 हो गई। सनाया जो अब तक रणबीर के सीने में छुपी हुई थी, वह धीरे से अपना छोटा सा सर निकाल कर गेट की तरफ देखती हैं, जहां थोड़ी देर पहले अर्चना खड़ी थी। और जब ही उसे अर्चना के ना होने की तसल्ली हो गई, तब वह रणबीर को देख घूरते हुए उसे धक्का देकर खुद के ऊपर से हटाने लगी। हटिए मेरे ऊपर से, जाइए, मैं आपसे बात नहीं करने वाली। हन सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? सनाया के धक्का देने से भी जब रणबीर नहीं हटा तब वह उसे घूरते हुए बोली, लेकिन रणबीर अब भी वैसे ही था। विफाई, कोई कुछ नहीं सोचेगा, और कोई कुछ बोलेगा तो बोल देना कि तुम अपने हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम बिता रही थी, और अगर ऐसे में अचानक ही कोई आ जाता है तो उसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना है। रणबीर बोल। सनाया के छोटे नाक, जो अब गुस्से और शर्म से लाल हो गए थे, उसे प्यार से पिंच करते हुए बोला, लेकिन सनाया अभी भी उसे गुस्से में घूरे जा रही थी। रणबीर सनाया के होठ पे एक लाइट किस कर उसके ऊपर से उठ जाता है और उसके गाल को सहलाते हुए बोला, मैं अभी कॉलेज जा रहा हूँ और उसके बाद ऑफिस जाऊंगा, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, अब हम ये काम रात में कंटिन्यू रखेंगे। और फिर इतना बोलने के बाद रणबीर उसे साथ में चलने को बोलता है। सानाया भी रणबीर के बोलने का मतलब समझ रही थी, और ये सब सोच उसके गाल शर्म से लाल हुए जा रहे थे। रणबीर बार बार सनाया के दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया करता था और सनाया उसे संभालने में लग जाती थी। दोनों साथ साथ नीचे तक आए और रणबीर डाइनिंग टेबल पे रखे एक एप्पल उठाकर खाते हुए जाने लगता है। तभी उसे जाता देख सुमित्रा जी बोलती हैं, कहाँ जा रहा है, खाना तो खाकर जा। रणबीर ने सुमित्रा जी के बातों का जवाब बाहर गेट की तरफ जाते हुए दिया, नहीं माँ, आज मैं खाना अपने दोस्तों के साथ खाऊंगा। और इतना बोल रणबीर चला जाता। सनाया उसे जाते हुए देखती रही। बगल में बैठी अर्चना सनाया को देख मुस्कुरा रही थी, तो वही सुमित्रा जी खाना खाना परोसने लगी। इतने में सनाया जल्दी से जाकर उनके हाथ से खाने की प्लेट ले लेती। नहीं माँ, ये मुझे करने दीजिए। सनाया खुद ही खाना परोसने लगी। इतने में राम भी आ गए और फैमिली टेबल पे बैठ जाते हैं। टेबल बहुत बड़ा था, जिसपे 40 लोग आराम से खा सकते थे, और उनमें से एक टेबल खास तौर पे घर के मुखिया के लिए बनाया गया था, जिसपे हमेशा राम ही बैठते थे। राम टेबल पे बैठे, तभी उन्हें सनाया अर्चना को खाना परोसते दिख जाती हैं। राम मुस्कुराते हुए बोले, क्या बात है बहू, आज तो मेरे जय जय हैं। कम से उब गया था बीबी के हाथ से खाते खाते, अब कम से कम मुझे करेला तो कहीं को नहीं मिलेगा। राम बोले ही थे, तभी उनके पीछे से गुस्से से भरी आवाज आई।
अच्छा तो मैं आपको करेला खाने को देती हूँ, आज से अब आपको करेला का जूस भी मिलेगा। सुमित्रा जी जो उनके पीछे खड़ी वह उनके सामने टेबल पे स्वीट रखते हुए बोली। सनाया ये सब देख हंस रही थी तो वही अर्चना अपना खाना खत्म करने में लगी थी, क्योंकि उसका टीवी पर फेवरेट शो आने वाला था। थोड़ी देर पहले जो सुमित्रा जी किचन से स्वीट लेने गए थी वह बाहर आते हुए राम के सारे कहे हुए बातों को सुन चुकी थी और अब उन्हें उन पे गुस्सा आ रहा था। आज सानाया पास गई थी, वह सोच रही थी कि उसे किसका साथ देना चाहिए। राम सुमित्रा जी से थोड़ा नर्म लहजे में बोला, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम खामाखा इतना परेशान हो रही हो, स्वीट लाई हो ना लाओ मुझे तो देखो तो मेरी वाइफ कितना स्वीट स्वीट बनाती हैं। इतना बोलने के बाद जैसे ही स्वीट का बोल उठाने को हुए सुमित्रा जी झट से बोल को उनसे दूर कर देती हैं। मक्खन जगाने की जरूरत नहीं है, अब से आपको करेले का जूस ही मिलेगा, समझे? और ऊपर से करेले का सब्जी। ये सुनते ही राम का मुंह करवाहट से भर गया, उनका मुंह बन गया, उन्हें लगने लगा कोई कोई करेला उनके मुंह में जबरदस्ती ही ठूस ठूस कर खिला रहा है। सनाया को उनके लिए बुरा लग रहा था, लेकिन वह सुमित्रा जी का गुस्सा देख कुछ नहीं बोली। कौन सरनी के मुंह में हाथ डालेगा, क्या पता वह भू उसके लपेटे में आ जाए। दोनों को लड़ता देख सनाया कहीं खोसी गई थी, उसे अपना परिवार मिल गया था। सनाया की मां नहीं थी, लेकिन रणबीर ने उसे मां के साथ साथ एक दोस्त भी अर्चना के रूप में दे दिया था। सनाया के पिता जो कभी सीधी मुंह बात नहीं करते, आज सनाया को प्यार से बेटी कहने वाला एक पिता मिल गए थे। ये सब सोचकर सनाया का प्यार रणबीर के लिए और गहरा हो गया था। कॉलेज में आज 2 दिन बाद रणबीर कॉलेज के मेन गेट पे खड़ा था। बात सिर्फ इतना था कि अब रणबीर पहले से अच्छा दिखने लगा। हालांकि वह पहले वाले कपड़े में ही कॉलेज आना पसंद करता था, लेकिन बताया था ना कि सनाया के कहने पे रणबीर ने वही पुराने कपड़े नहीं पहने। पर जो कपड़े अभी पहने थे वह भी कोई खास नहीं थे, उसने जानबूझकर गली वाले कपड़े ही पहने, क्योंकि वह अभी अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता है। अभी उसे 2 साल और मेहनत करने थे आर्स कॉर्पोरेशन के बादशाह बनने में, तब तक सब ठीक है। ऊपर वाले ने क्या खूब कहा है, जल्दी अमीर बनना अच्छा नहीं होता। गेट के बाहर खड़ा रणबीर ने अपने रिस्ट वॉच में टाइम देखा तो क्लास टाइम हो चुका था, और अब तक तो लेक्चरर ने क्लास अपॉइंट भी कर लिया हो गया। यही सब सोच रणबीर ने बैग कंधे पे रखा और तेजी से क्लास की तरफ भागा। क्लास आज मोना मैम ने अटेंड किया था, तभी रणबीर धमका। सब क्लास में ध्यान दे रहे थे या यूं कहे मोना मैम पे, तभी रणबीर अंदर आने की परमिशन मांगता है, जिसे सुन सब गेट की तरफ देखते हैं। सबने देखा और सब देखते ही रह गए। खुद मोना मैम भी रणबीर को पहचान नहीं पा रही थी। आज रणबीर कुछ बदला बदला सा लग रहा था। अब उसके बाल पहले जैसे मैसी नहीं रहे थे, जिस पे सब कमेंट करते थे। उसके कपड़े जो पहले से अब अच्छे खासे हालत में था, उसमें तो रणबीर हीरो की तरह लग रहा था। प्रशांत, रोहित और प्रीतम की आंखें तो चौंधिया सी गई थी। आज कई महीने बाद रणबीर को धकेल रहे थे। उन्हें लगा था कि रणबीर को उन्होंने खो दिया है। तीनों ने मिलकर पूरा लखनऊ ढूंढ लिया था, लेकिन रणबीर उन्हें कहीं नहीं मिला था। और आज जब रणबीर उनके सामने सही सलामत था, तो उनके आंखों से आंसू गिरने लगे। तीनों ही भावुक हो उठे। जब रणबीर उन्हें मिला था, तब से लेकर आज तक तीनों ने सही से खाना तक नहीं खाया था। मैम ने रणबीर को अंदर आने को बोल दिया। कमिंग। अंदर आ जाओ रणबीर। रणबीर मुस्कुराता हुआ अपने दोस्तों के बगल में आकर बैठा गया। क्लास मोना मैम ने स्टार्ट कर दिया। सबकी निगाहें बोर्ड पे थी तो वही कोई था जो रणबीर को बार बार घूर कर देख रहा था, और वह रेणुका थी। जब से रणबीर क्लास में आया था, तब से नताशा उसे खुनुस भरे नजरों से देख रही थी। रणबीर ने भी ये भाव लिया था, लेकिन हर बार की तरह वह शांत रहा। आज रणबीर को देख नताशा के तान बदन में आज सा लगा गया था। वह रणबीर को घूरते हुए मन ही मन बोली, लगता है फटीचर आजकल ज्यादा कमाने लगा है। जभी मेरे साथ था तो 1 रुपये नहीं थे, और आज इतने महंगे कपड़े। देखती हूँ कब तक ये कपड़े तेरे बदन पे रहते हैं। और इतना बोल खुद में ही खुश होने लगी। उसके दिमाग में कुछ पकने लगा था। मैम ने लेक्चर खत्म किया और फिर अटेंडेंस लेकर चली गई। 2 घंटे बाद सारे लेक्चर खत्म हुए तो रणबीर अपने दोस्तों के साथ कैंटीन चला गया। रोहित, प्रशांत और प्रीतम तीनों बहुत ही ज्यादा खुश थे रणबीर को देखकर। सबके चेहरे खिले हुए थे। रणबीर ने आज कैंटीन का सबसे महंगा खाना मंगवाया था।
तीनों ने जब सामने लजीज खाने को देखा तो तीनों के मुंह में पानी आने लगा। तीनों किसी भुक्कड़ की तरह टूट पड़े, खाने पे टूट पड़े। इन्हें खाता देख रणबीर को जैसे सुकून मिल रहा था। तीनों के मुंह में खाना था। तभी रणबीर बोला, यार मैं बताना भूल गया, मैंने शादी कर ली है। रणबीर के कहते ही तीनों के मुंह में खाना अटक सा गया और तीनों जोर से खांसने लगे। रोहित, जिसने अभी अभी अपनी अटकती हुई सांसों को संभाला था, वह खांसते हुए बोला, कब, किससे और कैसे? तुमने हमें बताया क्यों? कौन है लड़की? रोहित ने कई सारे सवाल दाग दिए रणबीर के ऊपर। तीनों ने कई महीने लगा दिए रणबीर को ढूंढने में, और ये हैं जनाब, आए तो शादी वादी करके। तीनों उसे गुस्से में देख रहे थे। क्यों? अब आने की क्या जरूरत है? जब बाल बच्चे हो जाते तब आते। प्रीतम गुस्से में बोला और रणबीर से मुंह फेर लिया। रणबीर को इस बात का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि उसके दोस्त उससे नाजाज हो जाएंगे, लेकिन वह क्या करता, हालत ही ऐसे थे कि वह किसी को चाहकर भी नहीं बता पाया। और जब उस दिन आया भी तो रमन के चमचों से झड़प होने के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल ने ऑफिस में बुला लिया था। फिर जब प्रिंसिपल के ऑफिस से निकला तो समर का कॉल आ गया और तब के बाद से आज ही कॉलेज आ पाया है। हालांकि रोहित, रमन और प्रीतम ये जानते थे कि रणबीर उनसे बिना बताए कुछ करता तो नहीं था, लेकिन जब रणबीर ने ये बताया कि उसने शादी कर ली है तो ये बात तीनों को अच्छी नहीं लगी। एटलीस्ट एक बार तो बता देता। प्रीतम थोड़ा गुस्से में बोला, अब शादी कर ही ली है तो ये बता दे कौन है वो लड़की। तीनों जानते थे कि रणबीर सनाया का ही नाम लेगा, लेकिन वे लोग उसके मुंह से सुनना चाहते थे। रणबीर मुस्कुरा कर बोला, सनाया से की है मैंने शादी। रणबीर ने कहा ही था कि प्रीतम फिर बोल पड़ा, वो सब तो ठीक है, क्या तेरे पापा मान गए इस शादी के लिए? और तूने शादी कब की? और लगे हाथ ये भी बता दे, इतने दिनों से कहा था। प्रीतम ने कहा तो तीनों मिलकर उसे घूरने लगे। प्रीतम एक बार में ही सब बोल गया था। वैसे भी रणबीर के बारे में तीनों जानते थे, तो रणबीर ने सब बता दिया, लेकिन उसने किडनैपिंग वाली बात नहीं बताई। उसने बहाना बना दिया कि उसे आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ा था और सब कुछ कॉन्फिडेंशियल था तो वह किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाया। फिर आगे उसने कैसे सनाया से शादी करी, सब बता दिया। तीनों हैरानी भरी नजरों से रणबीर को देखने लगे। यार, सनाया के साथ इतना सब कुछ हो गया और हमें पता भी नहीं। एटलीस्ट तू जाने से पहले हमें बताकर तो जाता, कम से कम हम उसके साथ तो रहते। उसकी बाप की क्या मजाल जो उसकी शादी कर दे। सच बता रहा हूँ, ये तूने अच्छा नहीं किया। हमें इस बात का हमेशा मलाल रहेगा कि हमारे रहते हुए निर्मल जैसा घटिया प्ले बॉय लड़का सनाया के आसपास भी आया था। प्रशांत ने अपना गुस्सा निकालते हुए बोला और जोर से एक पंच टेबल पे दे मारा। उसके ऐसा करते ही टेबल पे रखा जूस का गिलास हिलते हुए नीचे गिर पड़ा और शीशे के टूटने की आवाज के साथ सबका ध्यान उसकी तरफ चला आया। रैंडम पीपल, क्यों भाई, किस बात का गुस्सा निकाल रहा है यहाँ? तभी किसी दूसरे ने कहा, इतना ही गुस्सा भरा है तो जाकर कहीं और दिखाओ, यहाँ ये सब करने की जरूरत नहीं। तभी किसी और ने कहा, अरे छोड़ यार इन सब को, पागल हैं साले, होने किसी गली के भिखारी। ये वो लड़के तो जो आए दिन कॉलेज में जूनियर स्टूडेंट्स की रैगिंग करते फिरते थे। और जब राहुल ने उसके मुंह से इतनी गंदी बात सुना तो उसका पारा जैसे हाई हो गया। एक तो पहले से ही तीनों गुस्से में थे और ऊपर से इन लोगों ने मिलकर जैसे उनके गुस्से को हवा दिया। तीनों गुस्से में उठे और उन लड़कों की तरफ बढ़ने लगे। रणबीर बैठा अपना माथा पीठ और खुद के ऊपर गुस्सा होते हुए बोला, देखा, इसीलिए नहीं बता रहा था तुम सबको। और फिर उठकर उनके पीछे दौड़ा। अरे रुको यार, रणबीर बोलते हुए तीनों के पास आ गया। एग्रेसिव टोन। सामने बैठे टेबल पे 4-5 लड़के जो देखने में पहले से ही टपोरी लग रहे थे। उसने सामने खड़ा होकर प्रशांत गुस्से में बोला, क्या बोला भी तूने, भिखारी? और इतना बोल प्रशांत ने उस लड़के का कॉलर पकड़ और फिर उसके आंखों में देखते हुए बोला, साले भिखारी होगा तेरा बाप, यही बैठे बैठे तुझे खरीद लूंगा। तू अपने आप को समझता क्या है बे, साला टपोरी। प्रशांत ये बोलते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, जिसे देख एक पल तो बैठे सारे लड़के डर गए थे, लेकिन फिर अपने डर को छुपाते हुए उन लड़कों का बॉस, जिसका कॉलर प्रशांत ने पकड़ रखा था, वह लड़का गुस्से में प्रशांत का हाथ झटकते हुए बोला, साले तू अपने आप को समझता क्या है, कॉलर छोड़ वरना तुझे यही जिंदा दफना दूंगा।
तुझे पता नहीं तूने किसके आदमी पे हाथ उठाया है, उस लड़ने ने चेताया और प्रशांत का हाथ जखा तक दिया। दोनों गुस्से में थे, लेकिन प्रशांत अपना अपमान नहीं सह सकता था। उसने भिखारी क्यों कहा। प्रीतम और रोहित भी गुस्से में थे, और इन सब के बीच में फंस गया था हमारा रणबीर। वह जानता था कि सामने वाले गुंडे को प्रशांत ने उसे क्यों कहा था कि यही बैठे बैठे उसे खरीद लेगा। ये घमंड तो रणबीर के वजह से ही आया था। जब आपका दोस्त शहर का सबसे अमीर आदमी हो तो थोड़ा तो घमंड बनता है, या यूं कहे अपने दोस्त के रुतबे पे अभिमान। लेकिन इस सब में ये देखना था कि आखिर विजयी होता कौन है। दोनों तरफ बराबर टीम थे। पतीनों खड़े थे और प्रशांत ही उन सब से बात कर रहा था। कौन है तेरा बॉस? क्या वह भी तेरी तरह टपोरी है, जो राह चलते अपना संस्कार भूल जाता है? प्रशांत इतना बोल उस सब पर हंसने लगा। प्रशांत की ये बात उन सब को चुप गया और सामने से उनका बॉस बोला, आजाद भाई। आजाद भाई के आदमी पे तूने हाथ उठाया है, रुक, यही तुम सबकी की चटनी ना बना दिया तो मेरा भी नाम आशुतोष नहीं। उसने जैसे ही अपने शब्दों पे विराम दिया तो रणबीर को जैसे खांसी आने लगा। सबने वाले आदमी को ये पता भी नहीं था कि उसके सामने आजाद का बॉस खड़ा है, और जब उसने आजाद का नाम रखा तो रणबीर को जैसे खांसी आने लगा। और फिर जब रणबीर शांत हुआ तो उस गुंडे ने मोबाइल निकाल आजाद को कॉल लगाने लगा। चारों सामने खड़े उसे देख रहे थे और अंदर ही अंदर हंस रहे थे। 2-3 बार कॉल करने के बाद जब किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया तब प्रशांत के चेहरे की मुस्कुराहट दुगुनी ही गई और वह उस पे हंसते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हारे आजाद भाई कॉल नहीं उठा रहे? अले ले ले, कितनी शर्म की बात है। और इतना बोल प्रशांत उसके ऊपर हंसने लगा। उसको हंस देख रोहित और प्रीतम भी हंस पड़े, लेकिन रणबीर ने अपना माथा पीट लिया। इनका कुछ नहीं हो सकता, ये सोच रणबीर उन कॉलेज के बदमाशों को देखने लगा। शहर में ऐसा होता रहता है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रुप होता है, उन ग्रुप्स का नाम लेकर कॉलेज के बदमाश अपने से कमजोर वर्ग के लड़कों का रैगिंग करते हैं। लेकिन यहाँ ये लोग फंस गए थे। रणबीर ने मामले को संभालते के इरादे से बोला, देखो, हम झगड़ा करना नहीं चाहते, इसलिए तुमने गलती की है तो माफी मांग लो और खत्म करो इस झगड़े को। रणबीर ने ये बात जैसे ही कहा तो उन बदमाशों का बॉस बोल पड़ा, मैं नहीं, तुम सब मांगो माफी, नहीं तो अगर आजाद भाई को पता चला तो तुम सब का सीधा टिकट कट जाएगा। रणबीर ने उनका विरोध किया और हंसते हुए बोला, ओ अच्छा, तुम्हारा बॉस इतना खतरनाक है क्या? चलो मैं ही तुम्हारे बॉस के पास कॉल लगा देता हूँ, जरा देखूं तो तुम्हारा बॉस मुझे कैसे ट्रीट करता है। और इतना बोल रणबीर ने अपना फोन निकाला और आजाद का नंबर डायल कर उनके सामने स्क्रीन करते हुए बोला, क्यों यही है ना तुम्हारे बॉस का नंबर? उन सब ने जैसे ही स्क्रीन पे शो हो रहे नाम और नंबर को देख तो उन सब की बोलती ही बंद हो गई। सब आंखें फाड़े स्क्रीन को देखने लगे। सब शॉक थे क्योंकि वह नंबर आजाद का ही था। लेकिन बात ये नहीं थी कि वह आजाद का नंबर था। उस नंबर के ऊपर नाम लिखा था, माय असिस्टेंट आजाद, और ये देख उन सब की बोलती बंद हो गया था। कुछ ही रिंग में कॉल रिसीव भी हो गया। जहां उन सब के इतने कॉल करें पर भी आजाद ने कॉल रिसीव नहीं किया था, वही रणबीर के कॉल करने मात्र 2-4 रिंग पर ही कॉल रिसीव हो गया था। रणबीर ने फोन स्पीकर मोड पे डाल दिया और मोबाइल टेबल पे रख दिया। कॉन्वर्सेशन, क्या हो आजाद? रणबीर ने कहा। तभी उधर से आजाद थोड़ा लो टोन में बोला, बॉस काम चल रहा है, आपने जो बोला था वही करने आया हूँ। आजाद ने जैसे ही कहा तो सामने सब चौंक कर रणबीर को देखने लगे। उनके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। प्रशांत, रोहित और प्रीतम तो बस उन सब के हालत पे हंस रहे थे। आखिर रणबीर ने बदला ले ही लिया। अच्छा आजाद, ये बताओ, तुम कॉलेज में रैगिंग कब करने लगे? आजाद ये सुनकर सन रह गया और सोचने लगा उसने रैगिंग कब किया और किससे करवाने लगा। उसे तो खुद के कामों से रख पल चैन नहीं रहता, तो रैगिंग कब से करने लगा? वह डरते हुए बोला, बॉस मैं नहीं जानता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मेरा इन सब से दूर दूर तक कोई नाता है। मैं भला रैगिंग क्यों करूंगा? रणबीर ने उसकी बात सुन नॉर्मल टोन में बोला, ओके मैं समझ गया, अब तुम जो कर रहे हो वो करते रहे। और इतना बोल रणबीर फोन काट दिया और फिर फोने को पॉकेट में रखो सबकी तरफ गुस्से में देखते हुए बोला, अब बताओ तुम सब क्या किया जाए? माफी मांगोगे या अभी कॉल करूं? रणबीर के इतना बोलते ही सबके चेहरे सफेद पड़ गए।
रणबीर उनके सामने तमराज बने खड़ा था। सब रणबीर से माफी मांगने लगे। आई एम सॉरी सर, मुझे पता नहीं था आप कौन हैं, वरना मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करता। उन्होंने इतना कहा ही था कि रणबीर गुस्से में बोला, मुझसे नहीं, जिसे तुमने बोला था उससे माफी मांगो। रणबीर के बोलते ही सबके माथे से पसीने छूटने लगे। डर के मारे उनके हाथ पैर कांपने लगे। सबके सब जल्दी से प्रशांत से माफी मांगने लगे। सर प्लीज माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, आइंदा हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। उन बदमाशों के बॉस ने प्रशांत के हाथ पकड़ लिए और माफी मांगने लगा। प्रशांत भी कहा कम था, सिचुएशन का फायदा अच्छे से उठाना जानता था। वह थोड़ा गुस्से में बोला, एक शर्त पे माफ करूंगा। तुम सबने अब तक जितनों के साथ रैगिंग करा है, सबसे जाकर तुम्हें माफी मांगनी होगी। अगर मजबूर हैं तो जाओ और सबसे माफी मांगो। सब दौड़े और कॉलेज की तरफ भागे। उन्हें मरना थोड़ी ही था। उस सब की जान हलक में आ लटकी थी। अगर आजाद रणबीर को बॉस बुला रहा है, तो जाहिर है कि रणबीर कोई बाद आदमी है, और इतना काफी है किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए। एक सीधा सिंपल दिखने वाला लड़का इतना पहुंचा हुआ चीज भी हो सकता है, ये किसने सोचा था। उन सब को भागता देख चारों हंसते हुए कॉलेज कैंपस की तरफ चल पड़े। अब तक प्रशांत, रोहिर और प्रीतम के बीच में रणबीर को लेकर जितने भी गिले शिकवे थे सब दूर हो गए थे। कैंटीन से उनके निकलते ही दो लड़की जो पहले से ही छुपकर ये सब देख रही थी, उनमें से एक लड़की दूसरी से बोली, देखा, मैं कह रही थी ना, जरूर इसमें कोई बात है। कॉलेज का सबसे खतरनाक रैगर जिसे सब डरते हैं, आज वह कैसे किसी मेमने की तरह माफी मांग रहा था। उस लड़की के इतना बोलते ही दूसरी लड़की, चेहरे पे कातिल मुस्कान लिए बोली, आई नो, लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगी, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। दोनों के चेहरे पे शातिर मुस्कान थी, जो तूफान के आने का इशारा कर रहे थे। दोनों के दिमाग में कुछ पकने लगा था। दोनों के चेहरे पे शातिर मुस्कान थी। फिर उनमें से एक लड़की हंसते हुए अपना फोन निकाल किसी को कॉल मिला देती हैं। चारों दोस्त आपस में बातें करते हुए हंसते हंसते कॉलेज कैंपस की तरफ बढ़ गए थे, लेकिन छोड़ गए थे अपने लिए मुसीबत। पीछे खड़ी दो लड़की रेणुका और लिल्ली, जो कि उन्हें ही जाते हुए देख रही थी, और उन दोनों ने कुछ सोच लिया था, रणबीर को परेशान करने के लिए। रणबीर और उनके दोस्त सब अब तक कॉलेज कैंपस में आ चुके थे। तीनों का मन था आज कुछ खेलने का, लेकिन रणबीर ने मना कर दिया था। कारण ये थे कि रणबीर के घाव अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, उसे अभी प्रॉपर रेस्ट के लिए बोला था। और बात ये था कि रणबीर ने ये बात तीनों से छुपा भी लिया था। उसका किडनैप हुआ था और इस वजह से अपना चोट बता नहीं पा रहा था। वह जानता था कि उसके दोस्त चिंता करेंगे। रणबीर ने हंसते हुए खेलने से माना कर दिया था, लेकिन तीनों के जिद के कारण रणबीर को खेलना पड़ा। अपने दोस्तों के खातिर उसने अपने चोट को शीशे के पिंजरे में बंद किया और एनर्जी को बाहर निकाल गहरी सांस लेकर बोला, चल बेटा रणबीर, दोस्तों के खातिर थोड़ा व्यायाम हो जाए। और फिर चारों मिलकर वॉलीबॉल खेलने लगे। करीब 2 घंटे खेलने के बाद चारों थक कर बैठ और अपने उखड़ते सांसों को कंट्रोल करने लगे। आर्स कॉर्पोरेशन। समर पूरा दिन परेशान राम सिंघानिया के पुराने राइवल्स की जानकारियां इकट्ठी करने में लगा रहा, लेकिन मजाल था कि उसे एक टुकड़ा पेपर भी मिल जाए। आखिर में वह थक हार कर राम के पास चला गया और उखड़ते हुए सांसों के साथ बोला, बॉस ही कुछ मेरी हेल्प करिए, मैंने बहुत ढूंढा पर कुछ नहीं मिला। इवन आने के बाद का सारा डेटा मेरे पास है, लेकिन उसके पहले का नहीं। समर पसीने से तरबदर था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं से कुदाल चला कर आया हो। उसके पसीने रुक ही नहीं रहे थे, पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। शायद समर ने रणबीर के बातें काम को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था। राम उसे ऊपर से नीचे तक देख थोड़ा गुस्से में बोले, ये क्या हाल बना रखा है अपना, ऐसा लग रहा है जैसे तुमसे किसी ने गधों के जैसे काम करवाया है। राम ने इतना कहा ही था कि समर इरिटेड होकर बोला, बॉस आप ये सब छोड़िए और ये बताइए कि मेरे आने से पहले के डेटा मुझे कहाँ से मिलेगा। समर ने कहा तो राम सोच में पड़ गए और कुछ सोचते हुए बोले, तुम्हारे आने से पहले वाला मेरा सेक्रेटरी एक बम ब्लास्ट में मारा गया था, तो उसके बाद का डेटा, और उसने जो भी डेटा यहाँ सेव करके रखा था, वह तुम्हें डेटा सेंटर से मिल जाएगा। राम के कहते ही समर दौड़ते हुए से निकल गया। अब उसे डेटा सेंटर में जाना था। राम उसे ऐसे जाता देखते ही रह गए थे। डेटा सेंटर,
जो कि ऑफिस का ही एक पार्ट है जहां हर तरह का कॉन्फिडेंशियल डेटा को सेव करके रखा जाता है, उसे मैनेज करने के लिए इंडिया के बेस्ट हैकर्स को रखा गया था। समर दौड़कर डेटा ऑफिस में पहुंचा। अंदर किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं था, कुछ था तो वो सिर्फ कीबोर्ड के चलने की आवाज़। समर अंदर देख दंग था। वह खुद कई साल बाद इस ऑफिस में आया था। आज से पहले कभी भी डेटा ऑफिस की जरूरत पड़ी ही नहीं थी। अंदर बड़े बड़े सीपो और बड़े बड़े कंप्यूटर्स रखे हुए थे। अंदर कई सारे हैकर की टीम बैठी हुई थी, जिनके आंखों पे चश्मा था और सबकी उंगलियां लगातार कीबोर्ड पे चल रहे थे। समर के आते ही सब खड़े हो गए और समर को ग्रीट करते हुए उसे बैठने को बोलते हैं। समर बिना बैठे ही थोड़ा जल्दी में बोलता है, तुम सबका हेड हैं। सब ये सुनते ही कोने में बैठे एक बुजुर्ग आदमी की तरफ इशारा कर देते हैं। समर जल्दी से उस बुजुर्ग आदमी के पास चला आया और बोला, क्या आप ही हैं यहाँ के हेड? उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, हाँ, और तुम्हारा काम भी हो गया। इतना बोल उसने बगल में रखी एक फाइल उसे पकड़ा दिया और उसे जाने को बोल देता है। समर आंखें फाड़े उसे देखने लगा। सबके चेहरे नॉर्मल थे, बस एक समर को छोड़कर। समर को अंदाजा भी नहीं हुआ था कि कब इन्हें उसके आने का मतलब पता चल गया और इतनी जल्दी उसका काम हो भी गया। वह हैरानी के भाव से पूछा, आपको कैसे पता कि मैं यहाँ किस लिए आया था? वह बुजुर्ग आदमी हंसते हुए बोला, मेरा शरीर इस कमरे में बंद है, लेकिन मेरी आंखें और मेरा कान सब बाहर हर कोने में घूम रहे हैं। और इतना बोल उसने कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ देखने का इशारा कर देता है। समर ने जैसे ही स्क्रीन पे देखा, तो उसकी आंखें और ज्यादा हैरानी से फैल गए। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये लोग कितने खतरनाक भी हो सकते हैं। सामने स्क्रीन पे हर कोने के सीसीटीवी कैमरे की फोटोज थे और कंपनी के हर एक एम्प्लॉय का फोन ट्रैक कर रखा था इन लोगों ने, यहाँ तक कि समर का फोन भी इन्होंने ट्रैक कर रखा था। समर ये सब देख उसका माथा घूमने लगा। अगर वह थोड़ी देर और रुकता तो उसका माथा घूमने लगता। वह जल्दी से बाहर की तरफ भागा और बाहर आते ही अपने माथे पे हाथ रख बोला, बाप रे, यहाँ तो सिर्फ पागल ही बैठे हैं। कितने सरफिरे हैं ये लोग, सालों ने मेरा भी फोन टैप कर रखा है। समर इतना बोला ही था कि उसके फोन पे एक मैसेज आया और जब उसने देखा तो उसके पसीने छूटने लगे। उस मैसेज में लिखा था कि हमारे कान ये सब सुन रहे हैं। ये मैसेज उस बुजुर्ग ने भेजा था। समर को अपने फोन से भी डर लगने लगा। अब जाकर उसे समझ आ रहा था कि आखिर राम को रणबीर के प्लान के बारे में पता कैसे चला था। और इतना सोच समर डर से कांप गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राम के बिछाए जाल इतने खतरनाक भी हो सकते हैं। समर जल्दी से अपने कैबिन में आ गया और उस फाइल को देखने लगा। उसने अब आगे कुछ नहीं कहा और फाइल देखने लगा। वह रणबीर को निराश नहीं करना चाहता था उसे बस कैसे भी करके हर हाल में उस साइको को पकड़ना था। आजाद भी अपनी एड़ी छोटी लगा दिया था कैमरे के फोटोज को निकालने के लिए, और इधर रणबीर आराम से अपने दोस्तों के साथ मजे करने में बिजी था। सिंघानिया मैंसन। सुमित्रा जी बुरी तरह झल्ला गई थी और इस वक्त अपने कमर पे हाथ रखे गुस्से में सामने देख घूरे जा रही थी। अर्चना और सनाया एक साथ बैठी टीवी शो देखने में बिजी थी। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हो रहा था कि बहू भी मिली तो बेटी की तरह फिल्मी। उनका सर फटा जा रहा था दोनों की हरकतों को देखकर। इधर अर्चना से घुल मिल जाने की वजह से यह भूल ही गई थी कि वह कहाँ है। सुमित्रा जी सामने आकर अर्चना से रिमोट छीन लेती हैं और दोनों को देख थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, कोई दूसरा काम वाम भी है या नहीं? सुमित्रा जी का गुस्सा देख एक पल के लिए सनाया डर सी गई थी, लेकिन अब उसे इन सब की आदत डालनी ही होगी। माँ आप रिमोट दो ना, अभी अभी क्लाइम्स आया था, हीरो हेरोइन को मारने वाला था, अर्चना कहते हुए रिमोट छीनने लगती हैं। तभी सुमित्रा जी 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, पहले जाकर पढ़ाई करो, तुम्हारा एग्जाम आने वाला। उन्होंने ये कहा ही था कि सनाया के दिमाग में एकदम से कुछ क्लिक हुआ। एग्जाम तो सनाया का भी था और वह अगले ही मंथ में पढ़ने वाला था। सनाया को खुद में सोचता देख सुमित्रा जी आंखें टेढ़ी करके उसे देखने लगती हैं। बहू, क्या तुम्हारा भी एग्जाम है? सनाया ये सुनते ही हड़बड़ा गई और शर्म से अपना सर झुका लिया। सुमित्रा जी के शक अब यकीन में बदल गया। सुमित्रा जी अब दोनों पे गुस्सा करते हुए बोली, तुम दोनों के एग्जाम आने वाले हैं और तुम दोनों को कोई फिक्र भी नहीं है। तभी अर्चन जल्दी से बोली, नहीं नहीं मोम, कर लेंगे ना तैयारी।
अभी तो एग्जाम आने में दिन बाकी हैं और अब तो भाभी में मेरे साथ हैं तो हम दोनों मिलकर कर लेंगे ना। आप अभी रिमोट दे दो, हम कल से पढ़ेंगे पक्का। अर्चना बोल प्यारा सा फेस बनाकर सुमित्रा जी को देखने लगी। सनाया के तो कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था, उसे क्या कहना चाहिए और कैसे कहना चाहिए, उसके लिए मुश्किल हो रहा था। बचपन से बिन माँ की रही सनाया आज असब थी। सुमित्रा जी की नज़र जब सनाया पे गई तो उनका गुस्सा कहीं छूमंतर हो गया और फिर वह सनाया को रिमोट दे देती हैं। सनाया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देख रही थी, तभी सुमित्रा जी उसके गाल पे हाथ रख प्यार से बोली, आज के लिए, कल से पढ़ाई करना, और इतना बोल वहां से चली जाती हैं। ये सब देख अर्चना के मुंह किसी रोने वाली बिल्ली के जैसे ही गया था। सानाया जो खड़ी रिमोट को ही देख रही थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसके साथ हो रहा है। ये छोटी छोटी खुशियां, लड़ना झगड़ना, फिर माँ से डांट खाना और रणबीर का प्यार, ये सब ऐसा था सनाया के लिए मनो जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। कॉलेज में चारों बैठे आपस में बातें करते रहे। रणबीर चमकती आंखों से अपने दोस्तों को देख रहा था, जो उससे एब्सेंट में हुए सारी करतूतों का उसके सामने पर्दाफाश कर रहे थे। अब तक शाम हो चुका था और रणबीर को ऑफिस भी जाना था। घर के रूल्स ही कुछ ऐसे थे कि कोई भी काम घर से बाहर छोड़ कर आना है, अंदर सिर्फ फैमिली टाइम और कुछ नहीं। और यह नियम सुमित्रा जी ने बनाया था। हाल कुछ ऐसा था कि राम भी अपनी बीबी के नियमों को काट नहीं सकते थे तो भला रणबीर कैसे काट देता। हर बार की तरफ चारों एक साथ रोड पे पैदल चल रहे थे। चारों एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में बिजी थे। इतने में रणबीर चलते चलते रोड पे आ गया और जब तक उसे ध्यान आता उतने में उसकी तरफ एक बड़ी गाड़ी हॉर्न मारते हुए चली आ रही थी। सब ये देख चौंक गए। प्रशांत, रोहित और प्रीतम की तो जान ही अटक ही गई थी। वह गाड़ी रणबीर को छू पाता उससे पहले ही एक लड़का तेजी से दौड़ते हुए आया और रणबीर को लेकर दूसरी तरफ कूद गया। इन सब में रणबीर तो बच गया लेकिन उस लड़के के पैर में चोट लग गया और वह अपना पैर पकड़ दर्द से कराहने लगा। सब ये देख चौंक गए। रणबीर जो अभी जमीन पे पड़ा था वह उठकर उस लड़के के पास आता है। इतने में प्रीतम, प्रशांत और रोहित भी आ गए थे। लोगों का भीड़ बढ़ते ही जा रहा था। रणबीर और उसके दोस्त चिंता के भाव लिए उस लड़के को देखने लगे। उस लड़के का दर्द देख रणबीर ने उसे खुद ही हॉस्पिटल ले जाने का डिसीजन लिया और अपने दोस्तों के मदद से एक टैक्सी में बैठकर उस लड़के को हॉस्पिटल ले जाने लगे। सब चिंता में रोड पे देख रहे थे लेकिन वह लड़का दर्द में भी मुस्कुरा रहा था और मन ही मन बोला, वेलकम टू हेल राम सिंघानिया। उसके लड़के के दर्द में भी कुछ अजीब था, शायद कुछ बेहद खतरनाक। थोड़ी ही देर में रणबीर अपने दोस्तों के मदद से उस घायल आदमी को हॉस्पिटल ले आया। चरों ने मिलकर उसे वार्ड में शिफ्ट कराया और उस आदमी का इलाज चलने लगा। रणबीर बाहर बैठे उस आदमी के बारे में ही सोच रहा था। उसे खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि वह कैसे अनजाने में रोड के बीचों बीच आ गया था। प्रीतम बैठा ऑट की तरफ ही देख रहा था। थोड़ी ही देर में ऑट का दरवाजा खुला और एक डॉक्टर नहर आया। चारों उस डॉक्टर को देखते ही जल्दी से उसके पास चले आए। अब वह कैसा है डॉक्टर, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? प्रशांत चिंता में उस डॉक्टर से पूछता है। डॉक्टर उन सब को देखता और फिर शांत होकर जवाब देता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। थोड़ी सी चोट थी तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप सब अब जाकर उनसे मिल सकते हैं, डॉक्टर ने कहा और दूसरे पेशेंट को देखने चला गया। वह डॉक्टर जल्दी में था, उसने तो थैंक्स सुनने का वेट तक नहीं किया। बात यह थी कि वह डॉक्टर पहले से ही एक इम्पोर्टेंट मरीज को देख रहा था और जब समर के काल उस डॉक्टर के पास आया तो उसे मजबूरन ही इसका इलाज करना पड़ा। अब डॉक्टर को अपने पहले वाले पेशेंट की चिंता थी तो उसे जल्दी जाना पड़ा। रणबीर और तीनों सब वार्ड में चले आए जहां उस घायल आदमी को शिफ्ट किया गया था। वह देखने में काफी हैंडसम था और उसका उम्र यही कहीं 25 साल या 26 साल के आसपास होगा। रणबीर उसके बगल में आकर बैठ गया और प्रशांत, रोहित और प्रीतम रणबीर के पीछे आकर खड़े हो गए। वह आदमी सिराने का टेक लगाए उम्र सेलिंग फैन को ही घूर रहा था। उसे देख चारों एक दूसरे का शक्ल देखने लगे। तभी रणबीर उसके कंधे पे हाथ रख देता है जिससे उसका ध्यान टूटा और वह रणबीर को देखने लगा। तभी रणबीर बोला, कैसे हो तुम? उस आदमी के लिए जिंदा था रणबीर, और हो भी क्यों ना, आखिर जान तो इसी ने बचाया था। मैं ठीक हूँ, बस अभी थोड़ा सर दुख रहा है, उसने कहा और अपना सर पकड़ लिया।
रणबीर चिंता के भाव लिए बोला, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? तभी वह जल्दी से बोला, अरे नहीं नहीं, बस थोड़ा सा दर्द है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, दवा का असर लगता है। उसने कहा तो रणबीर थोड़ा शांत हुआ और उसे देखने लगा। इस सब में रणबीर और उसके दोस्त तो भूल ही गए थे, उससे उसका परिचय तो पूछा ही नहीं। पता होगा तभी तो वे उसके घर वाले को कॉल कर पाएंगे। और यही सोच रणबीर ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारा नाम क्या और तुम कहाँ के रहने वाले हो? रणबीर के शब्द सीधे और सरल थे, लेकिन उसे सुन वह आदमी के माथे में बल पड़ आए और वह सोचने लगा। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद वह बोला, मेरा नाम अभिषेक धनपत है और मैं यहाँ श्रीनिवास हॉस्टल में रहता हूँ। उसने बड़ी ही आसानी से झूठ बोल दिया। हालांकि उसका नाम अभिषेक धनपत तो था, लेकिन वह शहर के सबसे मशहूर विले में रहता था। उसका विला शहर के जाने माने राइसों के घरों के गिनती में गिना जाता था। चारों ने उस नाम सुना और दोहराया। प्रशांत ने बड़ी ही उत्सुकता से आगे कहा, और तुम्हारे पेरेंट्स? ये सुनते ही उसे गुस्सा आने लगा, और वह रणबीर को गुस्से में देख बोला, मारे गए। रणबीर असहज महसूस करने लगा था उसके ऐसे गुस्से में देखने से, लेकिन वह डरा नहीं। अभिषेक धनपत, रणवीर धनपत का बेटा। ये बात 15 साल पुरानी है। राम सिंघानिया का बिजनेस उस वक्त चरम सीमा था जब राम सिंघानिया के डैड यानी रणबीर के दादा मरे। तब राम ने बिजनेस को अपने हिसाब से फैलाया स्टार्ट किया। जहां उसका बिजनेस सिर्फ शहर के आसपास तक ही फैला था, तो वही राम सिंघानिया ने अपने बिजनेस को वर्ल्ड लेवल तक पहुंचाने के लिए जी जान तक लगा दिए। और यह बात तभी की है जब राम ने अपना एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का बिजनेस मॉडल लॉन्च किया। उस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस धनपत कॉरपोरेशन का था। रणवीर धनपत का आयात और निर्यात का सबसे बड़ा बिजनेस था, लेकिन जब राम ने अपना बिजनेस लॉन्च किया तब कुछ ही सालों में धनपत का बिजनेस डूबने के कगार पे आ गया। तब तक राम ने अंडरवर्ल्ड में कदम रख चुके थे और उन्होंने बनाया अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेस। रणवीर के लिए राम का बीच में आना एक झटका सा लगा। बिजनेस और अंडरवर्ल्ड में रूल करने की वजह से रणवीर राम का कुछ नहीं बिगाड़ पाया और उसे अपना बिजनेस डूबता देख उसे ठोस कदम लेने पड़े। कंपनी के शेयर्स वैल्यू गिरते जा रहे थे, जिसके कारण उसे कंपनी को बेचना पड़ा, और देखते ही देखते वह रोड पे आ गया। इसी बीच उसे शराब पीने की लत लग गई और ज्यादा शराब पीने की वजह से उसे हार्ट अटैक आ गया और फिर जब तक वह हॉस्पिटल तक पहुंच पाता तब तक वह मर चुका था। उस वक्त अभिषेक सिर्फ 11 साल का था। अभिषेक को इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन एक दिन उसकी मां ने उसे उसके मरने का कारण बताने लगी और सारा इल्जाम राम सिंघानिया में के ऊपर लगा दिया। हालत कुछ ऐसे हुए कि कुछ ही दिन में अभिषेक की मां भी चल बसी और अभिषेक अकेला रह गया। और तबहू उसने कसम खाया कि वह राम सिंघानिया के बिजनेस को बर्बाद कर देगा और तब से लेकर अब तक वह प्लानिंग करता रहा। प्रतिशोध के आग में डूबा अभिषेक धीरे धीरे पागलों की तरह बर्ताव करने लगा, और अब वह एक साइको बन चुका है। इस सब में एक बात था कि राम ने धनपत के बिजनेस को डुबाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। हालत ही कुछ ऐसे बने कि राम के पास टेंडर आते गए और धनपत के पास से टेंडर छिनते गए। बिजनेस में भरोसा कहाँ होता है। अगर आप सामने वाले से बेहतर माल बेचते हैं तो लोग आपके पास ही आएंगे, और यही काम राम ने भी किया। राम नए दौर के बिजनेसमैन थे। उन्होंने नए रूल्स बनाए और देखते ही देखते एक अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया। इन सब में उन्होंने हर उस बिजनेस सेक्टर को पीछे छोड़ दिया जिस बिजनेस में वे गुस्से। ऐसे अनेकों धनपत होंगे जो बर्बाद हो गए होने सिर्फ राम के बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखने से। एंड कुछ देर बातें करने के बाद रणबीर अभिषेक के बारे में उतनी ही जानकारी इकट्ठा कर पाया जितना कि वह बताना चाहता था। आखिर रणबीर ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसे ऑफिस में भी जाना था, और इन सब उलझनों में फंसे रहने के कारण कब शाम हो गया उन्हें पता भी नहीं चला। रणबीर ने अभिषेक से विदा लेते हुए कहा, तो चलता हूँ, कल फिर आऊंगा, तब तक तुम अपना ध्यान रखना। अभिषेक ने हंसकर रणबीर को जाने को कहा, और तब तक हंसता रहा जब तक कि रणबीर और उसके दोस्त बाहर नहीं चले गए। उनके जाते ही अभिषेक का चेहरा सख्त हो गया और गुस्से में अपने दांत पिसते हुए बोला, चालाक है तेरा बेटा, लेकिन मुझसे नहीं। आज तो उसे मैंने बचा लिया, लेकिन आगे उसे मुझसे कौन बचाएगा। हा 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 हा। इतना बोलने के बाद अभिषेक साइको की तरह हंसने लगा
उसके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी थी, और उस खुशी में बहुत से छुपे थे राज। उधर बाहर आते ही रोहित रणबीर से कुछ सोचते हुए कहता है, यार रणबीर, मुझे ना ये अभिषेक कुछ अलग सा लगा, उसके बिहेवियर को देखकर तो मुझे किसी साइको की तरफ लग रहा था। उसकी हंसी कितना अजीब था, जैसे कोई पागल हंसता है। रोहित ने कहा तो प्रशांत और प्रीतम ने भी उसके हाँ मिलाते अपना सर हिला दिए। तभी प्रीतम बोला, तू सही बोल रहा है, मुझे भी उस पे शक हो रहा था। खैर हमें क्या, उसने रणबीर की जान बचाई, और हमने उसका। प्रीतम रणबीर के कंधे को थपथाते हुए बोला और उसके साथ चलने लगा। कुछ ही देर में चारों चौराहे पे आ गए और फिर रणबीर को वहां से ऑफिस के लिए निकलना पड़ा। आज सारा दिन थका देने वाला था, इसलिए प्रशांत, रोहित और प्रीतम भी जल्दी से टैक्सी लेकर हॉस्टल के लिए निकले और वहां जाकर बस अपने बेड पे फैलकर आराम करना चाहते थे। इधर रणबीर आधे घंटे में ऑफिस आ गया था और टैक्सी वाले को पैसे देकर अपने केबिन की ओर बढ़ने लगा था। रणबीर हंसते हुए लिफ्ट की ओर बढ़ा और जैसे ही लिफ्ट में के अंदर पहुंचा तो उसके होश ही उड़ गए। लिफ्ट के अंदर एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें बेहद अट्रैक्टिव थी और चेहरे पे एक अलग ही नूर था। हाई हिल में वह लड़की बिल्कुल रणबीर के बराबर आ रही थी और उसके कपड़े महंगे थे, जिसे देख कोई भी पता देता कि वह लड़की किसी अमीर घर से ताल्लुक रखती हैं। रणबीर के लिए यह नया था, ना चाहते हुए भी रणबीर उसे देख रहा था। वह अपना नजर उस पे से हटा ही नहीं पा रहा था। इतने में उस लड़की ने भाव लिया और रणबीर को ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगी। रणबीर ने सिंपल कपड़े पहन रखे थे। उसके कपड़े को देख वह लड़की बोली, हे डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह, तुम मुझे घूर क्या रहे हो? क्या तुमने कभी लड़की नहीं देखी? फटीचा कहीं के, सामने देखो वरना। वह लड़की अपनी बात अधूरी छोड़ रणबीर को गुस्से में घूरने लगी। हालांकि रणबीर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वह सामने देखने लगा। इतने में लिफ्ट आ गया और वह टॉप फ्लोर की तरफ चल दिया। वह लड़की उसे जाते हुए देखती रही और जब उसे रणबीर को टॉप फ्लोर पे जाता देखा तो उसकी त्योरियां चढ़ गई। वह कुछ रणबीर को बोल पाती, इतने में रणबीर बहुत आगे निकल चुका था। आज का दिन रणबीर के लिए थोड़ा मुश्किल से भरा था। वह ना चाहते हुए भी किसी ना किसी मुसीबत में फंस ही जा रहा था। आखिर में वह समर के केबिन के बाहर आकर दम धरा और एक गहरी सांस लेकर दरवाजा खटखटाया। अंदर परेशान बैठा समर ने जब आवाज सुना तो उसने अंदर आने के लिए कहा, कमिंग। अंदर आ जाओ। तभी रणबीर ने दरवाजा खोला और वह सामने देख चौंक गया। अंदर चारों तरफ फाइल बिखरे पड़े थे, जिसे देख रणबीर बोला, समर भाई ये क्या लगा रखा है आपने? अगर डैड गलती से भी आपके केबिन में आ गए ना तो आपको पता है आपके साथ क्या करेंगे? रणबीर ने चेताया, जिसे सुन समर को ध्यान आया और वह चारों तरफ देखने लगा। सुबह से परेशान समर ये सब भूल ही गया था। औरत जब उसे अब ध्यान आया तो उसका केबिन कोई कबाड़ खाना बन चुका था। रणबीर आसपास पड़े फाइल को उठाते हुए बोला, आप जल्दी से मेरी मदद कीजिए, और भी बहुत से काम हैं हमें। रणबीर कहते हुए एक एक कर फाइल उठाने लगा। समर भी रणबीर का साथ देने लगा और दोनों मिलकर केबिन को साफ करने लगे। समर कुछ फाइल इकट्ठा करता और उसे टेबल पे रख देता। रणबीर भी यही करता। तभी समर परेशान होकर बोला, सुबह से मैंने कंपनी के सारे फाइल खंगाल डाले हैं, लेकिन एक भी सुराग नहीं मिला। तभी रणबीर बिना किसी भाव के बोला, वो इसलिए क्योंकि डैड ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कभी किसी दूसरे के बिजनेस वाले को बर्बाद नहीं किया है। हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। कुछ फाइल सोफे के पास पड़े थे, जिसे समेटकर टेबल पर रखते हुए रणबीर बोला, आज मैं अपनी कहानी लाने वाला हूं, जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं। ऑक्सीजन सिटी। इसको लिखने और इसका ड्राफ्ट बनाने में मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े। कुछ ही देर में दोनों ने मिलकर ऑफिस को साफ कर दिया और अब ऑफिस चमकने लगा था। तभी दरवाजे पे आजाद ने दस्तक दी और 2 मिनट के अंदर तीनों ऑफिस में एक साथ बैठे थे। आजाद का हाल भी कुछ समर जैसा ही था। उसके लटके हुए चेहरे को देखकर यह साफ पता चल रहा था कि उसके हाथ भी कुछ नहीं लगा है। उसका साथ खाली था। तभी समर उसका लटका हुआ चेहरा देख बोला, क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों लटकाए हुए हो? जिस पे आजाद ने जवाब दिया, नहीं यार, पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी हाथ आया तो मामा का घंटा। एक भी सुराग ऐसा नहीं मिला जिससे हम उस साइको के पास पहुंच सके। आजाद ने इतना बोल रणबीर को देखने लगा। वह चाह रहा था कि रणबीर कुछ बोले।
रणबीर के सामने राम सिंघानिया के दो काबिल आदमी थे जिनके हाथ से आज तक कोई परिंदा भी नहीं बचा है, और आज ये दोनों ऐसे मुंह लटकाए हुए थे जैसे इनके लिए इनकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गया है। ऐसा लगना जायज भी था। आखिर दोनों काबिल थे और आज तक किसी काम को करने गए और वह काम दोनों ने ना किया हो, ये नाबिले तारीफ था। रणबीर ने उन दोनों का लटका हुआ चेहरा देखा और बिना किसी भाव के बोला, तो क्या हुआ? अगर कुछ काम का हाथ नहीं लगा तो कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं। और इतना बोल रणबीर शांत हुआ। तभी दोनों रणबीर को देखने लगे, जो हमेशा की तरफ काम के वक्त सीरियस रहता था, आज भी उसका चेहरा शक था और चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं। दोनों रणबीर को घूर ही रहे थे और यह अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि अब रणबीर आगे क्या बोलने वाला है। और आगे दोनों रणबीर से आगे कुछ पूछ पाते, इतने में रणबीर खुद हो बोल पड़ा, तो साई को हमारे साथ खेलना चाहता है। तो ठीक है, अब हम भी खेलते हैं उसके साथ, जरा हम भी तो देखे वह कितना बड़ा डिफेंड है, क्या वह अब हमारे वार को झेल पाएगा। समर और आजाद रणबीर को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई 6 साल का बच्चा हो। रणबीर ने जो कहा था वह दोनों के सर के ऊपर से होकर निकल गया था, और तभी जो अब रह नहीं पाया। वह किसी क्यूरियस बच्चे की तरह, जिसे हर बात जानने की तलब लगी रहती है, वह रणबीर को देख बोला, बॉस आप कहना क्या चाहते हैं? हम कुछ समझे नहीं। उन दोनों को देख रणबीर को समझ नहीं आ रहा था कि ये भोले हैं या भोले बनने का मटक कर रहे हैं। वह झल्ला गया और बोला, आप दोनों अपना दिमाग क्या घर पे छोड़कर चले आते हैं? उद्धरण चिन्ह मतलब, आजाद ने फिर से पूछा। अब रणबीर इरिटेड हो गया और तभी उसने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, पता लगाए कि अभी मसूब कहाँ है। और फिर आगे रणबीर ने जो कहा उसे सुन दोनों के आंखों की आंखें चमक उठी। रणबीर ने जैसे ही अपने शब्दों पे विराम लगाया, तभी समर ने जल्दी से कॉल कर मसूब की सारी डिटेल्स निकलवा लिया। बोस, मसूब का अभी हाल फिलहाल में कोई भी ऐसा काम नहीं दिख रहा है, लेकिन उसे होटल एरिडा की जिम्मेदारी सौंपा गया। रणबीर को समर ने मसूब के आगे के काम के बारे में बता दिया और अब वह रणबीर के रिएक्शन का वेट करने लगा। कल महबूब को बोलिया अकेला ही रेस्ट गार्डन जाने के लिए और उसे किसी को साथ नहीं लेकर जाना है, बाकी सब आपको तो पता ही है। रणबीर के कहने का अर्थ समझकर समर ने अपना गर्दन हाँ में हिला दिया। समर को अब लगने लगा कि कल साइको का आखिरी दिन होगा। रणबीर ने प्लान बनाया और यह प्लान काफी खतरनाक था। अगर थोड़ा भी चुके तो मसूब को नहीं बचा पाएंगे। खैर ये तो कल की बात है। रणबीर ने घड़ी में टाइम देखा तो अब रात हो चुका था। उसने पता किया तब राम अभी ऑफिस में ही थे, तो उसने उनके साथ ही घर जाना डिसाइड किया, ताकि अपने प्लानिंग के बारे में उनके साथ डिस्कस कर सके। घर पर तो सुमित्रा जी की सख्त हिदायत थी कि अपना काम ऑफिस में ही छोड़कर आना, और जब राम इस नियम को पालन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि रणबीर को भी यह करना ही पड़ेगा। करीब आधे घंटे बाद राम की चमचमाती उनकी फेवरेट कार उसके ऑफिस के बाहर खड़ी थी। राम कार के अंदर रणबीर का वेट कर रहे थे, क्योंकि रणबीर ने पहले ही उनके पास मैसेज कर दिया था कि आज वह भी उनके साथ ही चलेगा। राम वेट कर रहे थे कि रणबीर तभी दौड़ता हुआ आया और जल्दी से कार में बैठ गया। राम उसे दौड़कर आते हुए देख चुके थे, जिसपे वह थोड़ा गुस्से में बोले, यह क्या था? थोड़ा धीरे ही आते, अगर कहीं चोट लग जाता तो। राम को अपने लिए चिंतित देख रणबीर हंसते हुए बोला, क्या डैड आप भी? मुझे कुछ नहीं होगा। और फिर रणबीर उनके साथ आज की सारी घटनाओं के बारे में बताने लगा, और यह भी कल के लिए उसने क्या सोच कर रखा है। राम शांत होकर यह सुन रहे थे। हालांकि रणबीर का प्लान उन्हें अच्छा लगा, लेकिन ये खतरनाक भी था, क्योंकि रिस्क लेना ये समझदी की बात तो नहीं। और यही सोच राम बोले, तुमने सोच लिया है कि तुम यही करोगे? हाँ डैड, अब जो होगा देखा जाएगा। बढ़िया, पर ध्यान रहे तुम्हारे सामने कोई चूजा नहीं, बल्कि एक चालाक लोमड़ी है, जिसे पलट व करन अच्छे से आता है। सो बी केयरफुल माय सोन। उद्धरण चिन्ह राम के कहते ही रणबीर ने हंसकर बोला, ये डैड। और फिर दोनों में इधर उधर की बातें होने लगी। राम बोले, तो ये बताओ, तुमने शादी कर ली, लेकिन आगे का कुछ सोचा भी है? रणबीर कंफ्यूज्ड होकर पूछ बैठा, व्हाट डैड?
जिसपे राम हंसते हुए उसके कंधे को थपथपा दिए और शांत होकर उसका चेहरा देखने। थोड़ी देर रणबीर उन्हें वैसे ही देखता रहा और समझने की कोशिश करने लगा। तभी उसे समझ आ गया कि उसके डैड उससे क्या कहना चाहते हैं। जिसपे रणबीर झेपते हुए इधर उधर देखने लगा। रणबीर मन ही मन बोला, डैड इतनी जल्दी अब आपको दादा भी बनना है? कैसे डैड हैं, बेटे को उकसा रहे हैं खुद दादा बनने के लिए। और इतना सोच रणबीर को सनाया के वो गुलाबी होठ याद आने लगे, जिसे चख कर सुबह कॉलेज गया था। अब रणबीर को फिर से दोनों शांत थे, क्योंकि अब रणबीर बात करने से हिचक रहा था, कहीं ऐसा ना हो कुछ बोले और उसे डैड उसे छेड़ देने लगे। यही सोच रणबीर आगे के सारे शब्द खुद ही गटक गया। राम उसे देख मुस्कुरा रहे थे, तभी कार रुकी और एक बटन क्लिक करने पर दरवाजा खुला। दोनों सामने देखे तो उनका घर आ चुका था, सिंघानिया मैंशन। रोकू उतरा और जल्दी से घर के अंदर चला गया, तो वही राम कार से निकल रणबीर को जाता ही देख रहे थे। रणबीर अंदर आया तो उसके सामने ही सनाया और अर्चना बैठे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। दोनों हमउम्र होने के कारण दोनों की दोस्ती थोड़ी जल्दी हो गई। सनाया और अर्चना का ध्यान रणबीर की तरफ बिल्कुल भी नहीं गया था, जिसका फायदा उठाकर रणबीर धीरे से उसके पीछे जाकर बैठ गया। तभी अर्चना का ध्यान रणबीर पे गया तो रणबीर ने उसे शांत रहने का इशारा कर दिया। अर्चना क्यूरियस होकर रणबीर को देख रही थी। तभी सनाया गेट की तरफ देख बोली, उनके आने का वक्त हो गया है, पर अभी तक आए क्यों नहीं? तभी अर्चना ने उत्सुकता वह उसके सवालों का जवाब दिया, भाभी वो क्या ना, भाई आज नहीं आने वाले, उन्हें आज कोई काम था तो वो कल ही आएंगे। सनाया ये सुनते ही चौंक गई और थोड़ा गुस्से में बोली, नहीं आएंगे तो उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं? आएंगे तो मैं उनसे बात बिल्कुल भी नहीं करूंगी। उसके गुस्से से भरी बातें सुनकर अर्चना ने बगल में रखा टेलीफोन देते हुए कहा, तो आप अभी ही पूछ लो ना कि भाई आ जाएंगे या नहीं। ऐसे कैसे, उन्होंने आपको नहीं बताया? आज तो उन्हें सबक सिखा ही दो। टेलीफोन अर्चना के हाथ में था और सनाया उसे देख रही थी। आखिर में उसने टेलीफोन ले लिया और रणबीर को कॉल मिला दिया। कुछ ही सेकंड हुए होने की सनाया के पीछे से मोबाइल के रिंगटोन बजने की आवाज आने लगी, जिसे सुन सनाया एकदम से चौंक कर पीछे देखती हैं तो रणबीर उसे ही अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। अर्चना ये देख हंसते हुए बोली, बाई भाभी, जल्दी से खाने आ जाओ, टेबल लग चुका है। और इतना बोल वह वहां से डाइनिंग टेबल के पास चली गई। सुमित्रा जी और राम एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। इधर सनाया अभी भी रणबीर को देख रही थी, तो वही रणबीर उसके होठों को देख रहा था, जो रह रहकर उसे चूमने के लिए वह उतावला हुए जा रहा था। सनाया उससे पहले तो गुस्सा थी, लेकिन जैसे ही उसने रणबीर के नजरों को भापा तो उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। रणबीर उसकी दिल के धड़कने की आवाजें सुन पा रहा था। तभी रणबीर अपने सेडक्टिव वॉइस में बोला, तो विफाई तुम क्या बोल रही थी? और इतना बोल उसके उसके गालों को चूम लिया। सनाया रणबीर के ऐसे करने से सिहर उठी और उसे थोड़ा दूर धकेलते हुए बोला, क्या कर रहे हैं आप, कोई देख लेगा तो? तभी रणबीर बेफिक्री से बोला, आई डोंट केयर विफाई। और इतना बोला रणबीर ने सनाया का हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए बोला, विफाई पहले हम खाना खा लेते हैं उसके बाद। रणबीर इतना ही बोल पाया था कि सनाया उसके सख्त होठों पे अपने कोमल हाथ रोक उसे आगे बोलने से रोक देती हैं और उसकी तरफ बिना देखे ही डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई। रणबीर उसे शर्मा कर भागता देख हंसने लगा और अपने होठों पे हाथ फिराकर बोला, विफाई, मैं इसका बदला लूंगा, और वो भी पूरी रात। और इतना बोल रोकू भी मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल के पास आया और सनाया के बगल में बैठ खाना खाना लगा। अर्चना खाने खाते खाते रणबीर और सनाया को अपनी चोर नजर से देख भी लेती, तो वही राम बस अपनी बीबी को ताड़ने में लगे थे। बात ये थी कि राम की भी हालत कुछ रणबीर के जैसे ही था। रणबीर ने अभी अभी शादी करा है और राम को भी सुमित्रा जी कुछ महीने पहले ही मिली। इस हिसाब से तो दोनों की हालत एक जैसे ही थी। राम 20 साल से अपने बीबी और बच्चों से दूर रहे, लेकिन अब उन्हें सब मिल गया था। सुमित्रा जो राम को नोटिक कर रही थी, वह आंखें दिखाकर उन्हें धमका देती हैं, जैसे कह रही हो कि बच्चे हैं, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। यकीन राम को इनसे कोई फर्क पड़ने वाला होता तब ना। उन्होंने भी हंसकर मुस्कुरा दिया और यह आंखों ही आंखों में ये बता दिया कि आई डोंट केयर मिस सुमित्रा राम सिंघानिया, और फिर मुस्कुराते हुए खाने लगे। अर्चना जो ये सब देख रही थी,
उसका चेहरा एकदम से उतर गया। अब उसे अभिजीत की याद आने लगी, जिसे उनसे कई दिन ऑनलाइन ढूंढा था और सनाया से मिलकर भी कुछ पता नहीं लगा पाई थी। लेकिन अब तो सनाया उसकी भाभी बन चुकी हैं, तो उसने डिसाइड किया कि कल वह अभिजीत के बारे में उससे जरूर पूछेगी। खाना खत्म करते ही राम अपने कमरे में चले गए। सुमित्रा जी को सब कुछ समेटना था तो वह भी रुकी थी। सान्या भी उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि मेड है उनकी मदद करने के लिए। रणबीर जो सनाया को देख रहा था वह समझ पा रहा था कि सनाया उससे बचना चाह रही हैं, और तभी वह जल्दी से आया और सनाया को अपने गोद में उठा लिया। सुमित्रा जी ये देखकर दंग रही गई और सनाया का शर्म से बुरा हाल हुए जा रहा था। उसने अपना सर रणबीर के सीने में छुपा लिया। ये तो अच्छा हुआ कि राम और अर्चना दोनों कमरे में जा चुके थे, लेकिन सुमित्र जी और बाकी के सारे मेड ये सब देख चुके थे, और ये देख सब उन्हें देख मुस्कुरा रहे थे। रणबीर, जिसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा था, वह सीधे सनाया को लेकर अपने कमरे में चला और दरवाजा बंद कर सनाया को बेड पे लेटा दिया। फिर उसने उसके कान के लावों को चूमते हुए धीमे से उसके कान में बोला, विफाई, मैं अभी आता हूँ, और इतना बोल मुस्कुराता हुआ चंगिंग रम में चला गया। सनाया अपने सीने पे हाथ रख अपने धकते हुए दिल को धनत करने की कोशिश करने लगी। उसका दिल आगे के बारे में सोच उसका दिल जोरों से धकने लगा था। सनाया के कान लाल हो गए था और चेहरा शर्म से गुलाबी। वह जल्दी से रणबीर के आने से पहले ही कंबल में घुस गई और खुद को चारों तरफ से लपेट लिया। जब रणबीर कमरे में आया तो उसने सन्या को कंबल में पाया, और ये देखते ही उसके चेहरे पे शैतानी मुस्कान तैर गई। रणबीर, जो कि अब बिल्कुल सनाया के करीब आ चुका था, वह धीरे से कंबल खींचते हुए बोला, विफाई, तुम सो गई क्या? वो भी इतनी जल्दी? अभी तो पूरी रात बाकी है। सनाया उन्मुनाई तक नहीं। वह ऐसे दिखा रही थी जैसे वह सो गई हैं, लेकिन रणबीर इसकी चालाकी जान चुका था। सनाया कंबल के अंदर आंख मूंदे सोने का नाटक कर रही थी। वह मन ही मन बुदबुदाई, हे भगवान, ये सो क्यों नहीं जाते? अब कितना परेशान करेंगे मुझे? वह कूद को कोस रही थी, क्योंकि वह कल वाली रात अभी भूली नहीं थी, जब रणबीर ने उसे पूरी रात परेशान किया था, और यह सब सोचते ही उसका दिल जोरों से धकने लगा। वह रोनी सी सूरत बनाकर मन ही मन में बोली, अब इसे क्या हुआ? अब ये क्यों धकने लगा? शांत हो जा, वरना इन्हें पता चल जाएगा कि मैं नाटक कर रही हूँ। सनाया ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे रणबीर के फोन पर किसी से बात करते हुए आवाज सुनाई दी। रणबीर धीरे धीरे बातें कर रहा था, ताकि सनाया को लगे वह उससे छुपाने की कोशिश कर रहा है। हाँ जान, मेरी वाइफ सो गई हैं, तुम तैयार रहो, मैं अभी आता हूँ। फिर हम पूरी राता मजे करेंगे। उद्धरण चिन्ह। सनाया ये सब सुन चौंक गई। मैं बस थोड़ी देर में आया, मेरा इंतजार करना। सनाया की मुठिया गुस्से में भींच गई और वह गुस्से में दांत पिसते हुए बोली, अच्छा तो मेरे पीठ पीछे ये गुल खिलाए जा रहे हैं, छोड़ूंगी नहीं इन्हें। बीबी बगल में सोई हैं और ये हैं कि दूसरी का चक्कर में पड़े हैं। अच्छा, तुमने कौन सा कमरा बुक किया है? वही ना, कमरा नंबर 602 जिसमें हम अक्सर मिला करते हैं। ये सुनते ही सनाया के मुंह खुल गए और वह गुस्से में कंबल को फेंक देती। रणबीर उसे हटवाकर देखने लगा। वह ऐसा प्रेतेंत करने लगा जैसे कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। सनाया, जो अब भी रणबीर को गुस्से में घूर रही थी, वह उससे उसका फोन छीन लेती हैं और खुद ही कान के पास लेट हुए बोली, कामिनी, चालबाज, मेरे भोले भले पति को फंसने में लगी हैं। मेरे पति से दूर रहना, नहीं तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी। रणबीर उसे गुस्से में फोन पे बातें करते देख रहा था, या यूं कहे वाल फोन वाली लड़की से लड़ रही थी। सनाया और कुछ आगे कह पाती उससे पहले ही उस तरफ से आवाज आई, भाभी, भाभी, अब बस कीजिए। इतनी गालियां हजम करने की मेरे में शक्ति नहीं है, मेरे पेट फट जाएंगे। फोन के उस तरफ प्रीतम था, जिसे रणबीर ने मैसेज कर पहले ही अपने नाटक में शामिल कर चुका था। लेकिन प्रीतम यह नहीं जानता था कि सनाया इतना खतरनाक निकलेगी, खासकर उसकी गालियां जो शायद ही प्रीतम ने कभी सुने होंगे। रणबीर, जो सनाया को देख हंस रहा था, सनाया रणबीर को हंसता देख झेप गई। उसकी चोरी पकड़ी गई थी। वह अपने जेब को छुपाते हुए बोली, देवर जी, जब आप गलती करेंगे तो पेट भर गालियां तो खानी ही पड़ेंगी। और इतना बोल सानया फोन काट देती और टेबल पे फोन रख रणबीर को घूरने लगी। आप नाटक कर रहे थे और मेरा यहाँ जान सुखा जा रहा था, सनाया बोली। तभी रणबीर बोल पड़ा,
विफाई तुम तो सो रही थी ना। वो मामा मैं तो बस सोने। इतना ही बोली कि रणबीर ने झट से उसे बेड पे धक्का दे दिया, जिससे सनाया संभल नहीं पाए और सीधा बेड पे जा गिरी। तभी रणबीर जल्दी से उसके ऊपर आकर बोला, अब तुम नाटक करो या कुछ भी, लेकिन मेरे से तो आज बच नहीं पाओगी। रणबीर अचानक ही सनाया के गुलाबी होठों पे टूट पड़ा। सनाया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन जैसे ही उसे रणबीर के होठों का स्पर्श मिला तो उसकी आंखें खुद ब खुद ही बंद हो चली। अब उसके हाथ रणबीर के बालों में खेलिया खेल रही थी और रणबीर के हाथ सनाया के पीठ पे नृत्य करने लगे थे। रणबीर जो अपना खुद पे से कंट्रोल खोता जा रहा था, तो वही सनाया की बॉडी में सिहरन सी उठने लगी थी। दोनों खुद में खोने लगे थे। जब सनाया सांस नहीं ले पा रही थी, तब उसने रणबीर को खुद से अलग किया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। रणबीर उसे देख रहा था और उसके करीब उसके कानों को चूमते हुए बोला, विफाई यू आर सो हॉट। उद्धरण चिन्ह। सनाया ये सुनते ही उसके चेहरा गुलाबी पड़ गया और वह अपना चेहरा रणबीर के सीने पे छुपाने लगी। रणबीर ये देख मुस्कुराने लगा और धीरे से बोला, विफाई अब अगला गेम खेले। सनाया कुछ समझ पाती कि रणबीर ने उसके कपड़े उसके बदन से अलग कर दिया। अब सनाया का गोरा बदन उसके आंखों के सामने था। सनाया जिसकी आंखें बंद थी, अब वह बस रणबीर के रूह को खुद में बसा लेना चाहती थी। दोनों हो से गए थे। कुछ ही देर में सनाया और रणबीर के कपड़े जमीन पे बिखरे पड़े थे और उन दोनों के ऊपर सिर्फ एक पतला सा बेड सेट था। दोनों की सांसें कमरे में गूंज रही थी और सनाया मीठे मीठे दर्द के एहसास से सिहर रही थी। सनाया के आंखों से आंसू आ रहे थे, जिसे रणबीर चुमते हुए अपनी रफ्तार बढ़ाने में लगा था। दोनों पूरी रात खेलते रही और फिर दोनों थक कर एक दूसरे से लिपट कर सो गए। सुबह सवेरे 8 बज चुके थे। सुमित्रा जी कब की उठ चुकी था। राम कब के गार्डन में टहलने चले गए थे। सिंघानिया मैंसन में इतना बड़ा गार्डन और राम अकेले टहलने निकले थे। उन्हें तो रणबीर को भी साथ ले जाना था, लेकिन सुमित्रा जी के गुस्सा करने उन्होंने खुद अकेले जाना ही सही समझा। उधर रणबीर का रूम। रणबीर सोया था, जिसके बाहों में लिपटी फूल सी कोमल सनाया सिमट कर सो रही थी। आज दोनों का उठने का मन नहीं था, लेकिन रणबीर के फोन ने उसके किए कराए पे पानी फेर दिया। रणबीर उठ चुका था और जल्दी से उसने अलार्म बंद कर दिया। वह सनाया को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। सनाया जिसे दुनिया जहां से कोई मतलब नहीं था, वह तो बस रणबीर के सीने में घुसे जा रही थी। सनाया को बच्चों जैसी हरकतें करता देख रणबीर मुस्कुराने लगा और सनाया को खुद से अलग कर उसको बेडशीट से कवर कर दिया। उसने सनाया के माथे को शिद्दत से चूमा और फ्रेश होने चल गया। कुछ देर बाद आया तो सनाया अभी भी सो रही थी। जिसे सोता देख उसने उसके माथों को एक बार और चूमा और फिर चला गया। उसे आज एक बड़े काम को अंजाम देना था। जंगल थोड़ी दूरी पर था, लेकिन आजाद ने सारे इंतजाम कर रखे थे। आज आर या पार वाली लड़ाई होने वाली थी। रणबीर ने जल्दी से नाश्ता किया और बाहर खड़े कार में जाकर बैठ गया। आजाद पहले से ही आ चुका था। आजाद ने सारे इंतजाम पहले से ही कर रखे थे और रणबीर जिस कार में बैठा था, वह कार कंपनी की सबसे सेफ कारों में से एक थी। वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। रणबीर कार में बैठते ही कड़क आवाज में बोला, मैंने जो बोला था वह ले आए। यस बॉस। इतना बोलने के बाद आजाद ने बगल में रखा एक बॉक्स रणबीर को दे दिया। रणबीर ने जल्दी से वह बॉक्स लिया और उसे खोलकर देखने लगा। उस बॉक्स में 9mm की न्यू मॉडल पिस्टल था, जिसे देख रणबीर अपने शक चेहरे से घुरते हुए उसे अपने हाथ में ले लिया और उसके मैगजीन में गोलियां भरने लगा। पूरे 18 गोलियां भरने के बाद मैगजीन फुल गया, जिसे रणबीर ने गन में सेट करते हुए आजाद के ऊपर तान दिया और रिलोड कर उसके नजदीक आने लगा। आजाद का दिल ही बैठ गया था। उसका चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया और वह डरते हुए बोला, बॉस ये आप क्या कर रहे हैं? अगर गलती से चल गई तो मेरा तो काम तमाम ही समझिए। आजाद बोला ही था कि रणबीर उसे गन को नाचते हुए एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ बोला, नॉट बैड। और उसने गन को बगल में रख दिया। फिर बाहर का नज़ारा देखते हुए बोला, कब तक पहुंचेंगे हम? और मसूब को सब समझा दिया है ना कि उसे क्या क्या करना है और कैसे करना है? यस बॉस। हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे और रही बात मसूब की तो समर ने उसे सब समझा दिया होगा। हुन। उद्धरण चिन्ह। रणबीर शांत था और शीशे से बाहर का नज़ारा देख रहा था। उधर समर अब तक उस जगह पे पहुंच चुका था
जहां ये सारे प्लान को अंजाम देना था। मसूब जो कार में बैठा समर को ही देख रहा था, वह समर से बोला, मैंने हाँ तो कर दिया, लेकिन मुझे कुछ होता तो नहीं ना। उद्धरण चिन्ह। अरे डरता क्यों है, ये प्लान बॉस का है, तू चिंता मत कर। समर चिढ़ गया था उसके बकवास को सुन सुनकर। मसूबी जब से आया था तब से वह यही रट लगाए जा रहा था। कुछ ही मिनट बीते होने की वहां रणबीर ने दशक दी। कार के रुकते ही रणबीर बाहर निकला। उसके हाथ में पिस्टल था और 2-4 मैगजीन पॉकेट में कस रखे थे। मसूब जो अब तक नए बॉस को नहीं देख पाया था, आज उसका नया बॉस उसके सामने था। मसूब रणबीर को देख अंदर तक कांप गया। रणबीर किसी भयानक खतरनाक शेर की तरह दिख रहा था। उसका चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, आंखें काली थी और चेहरा बिल्कुल सख्त। मसूब थोड़ा घबरा कर समर से पूछता है, क्या यही है बॉस? उद्धरण चिन्ह। हाँ, समर ने जवाब दिया और रणबीर को देखने लगा। मसूब मन ही मन रणबीर को देख बोला, साइको का नहीं पता, लेकिन इन्हें देखकर ही मेरे जनाजे निकल जाने हैं। देखने में बिल्कुल किसी कमांडो की तरह दिख रहे हैं। उसके मन में रणबीर के लिए नए जज्बात उमड़ रहे थे। उसके दिमाग ने रणबीर को किसी योद्धा की तरह बताया। अगर कोई पहली बार किसी को देखता है तो उसके हुलिये और उस जगह के सिचुएशन के हिसाब से उस इंसान के बारे में सोच लेता है, और यही मसूब के साथ हो रहा था। रणबीर चलते हुए मसूब के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, मसूब रिस्क लेने के लिए तैयार हो, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। ऑक्सीजन सिटी को मैंने अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो उसे भी पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ऑक्सीजन सिटी पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।